चलो, तो आज हम लोग चालू कर रहे हैं इस मैराथन क्लास में बायोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, बायोलॉजी के बारे में, बायोलॉजी का एक तो आपको जानना है, बायोलॉजी का पितामह बोला जाता है अरस्तु को, रसायन विज्ञान का पितामह बोला जाता है लिवायसियर को, भौतिकी के दो पितामह जानना है, भौतिकी के पितामह बोला जाए तो न्यूटन, और आधुनिक भौतिक का पूछा जाए तो आइंस्टीन, और वनस्पति विज्ञान का पूछा जाए तो थियोफ्रैक्टस, और ये क्या, पर्यावरण। तो साइंस में नंबर लाने के लिए आपको जीव विज्ञान पढ़ना पड़ेगा, रसायन पढ़ना पड़ेगा, भौतिकी पढ़ना पड़ेगा, वनस्पति विज्ञान पढ़ना पड़ेगा, और क्या पढ़ना पड़ेगा, पर्यावरण में पूरा फोकस करना है। वर्तमान में अभी 2024 और 25 में कहाँ कहाँ सम्मेलन हो रहे हैं उनके बारे में पढ़ना है। पर्यावरण के बारे में सामान्यतः करंट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए बिना समय गंवाए चालू करते हैं। हम लोग मानव का ब्लड सिस्टम चालू करते हैं। तो ब्लड सिस्टम के बारे में इधर ध्यान से सुनना है, समझना है। मानव ब्लड सिस्टम के बारे में, ये जो ब्लड सिस्टम, मानव ब्लड सिस्टम, तो देखिए दुनिया में 55 प्रकार के ब्लड पाए जाते हैं। कितने प्रकार के? 55 प्रकार के, जिसमें से मानव ब्लड सिस्टम 8 प्रकार होता है। मानव ब्लड सिस्टम कितने होते हैं? 8, क्योंकि मानव में ब्लड ग्रुप क्या क्या होता है? ए होता है, बी होता है, ए बी होता है, और क्या, ओ। तो 4 पॉजिटिव और 4 कितना नेगेटिव, तो कितने हो जाएंगे? 8। कितने हो जाएंगे? 8। अब आपको जानना है कि इस मानव ब्लड सिस्टम को किस नाम से जाना जाता है। तो मानव ब्लड सिस्टम को एबीओ सिस्टम के नाम से जाना जाता है। क्या नाम से जाना जाता है? एबीओ सिस्टम के नाम से जाना जाता है। क्यों एबीओ सिस्टम के नाम से जाना जाता है? तो सबसे पहले 3 ब्लड ग्रुप का खोज हुआ था, वो है ए, बी और ओ। ए, बी और ओ, इसलिए मानव ब्लड सिस्टम को एबीओ सिस्टम के नाम से जाना जाता है। सबसे पहले 3 ब्लड ग्रुप का खोज हुआ, वो है ए, बी और ओ के बारे में पता चला। तो ये जो ब्लड ग्रुप ए, बी और ओ का खोज कब हुआ? तो इसका खोज हुआ है 1900 में। कब हुआ है? 1900 में है। ये खोजकर्ता पूछा जा चुका है कि ब्लड ग्रुप का खोज किसने किया। तो ब्लड ग्रुप का खोज करता है कार्ल लैंडस्टीनर। कौन है? कार्ल लैंडस्टीनर। इन्होंने 1900 में ब्लड ग्रुप का खोज किया। अब ये पूरी दुनिया के लिए महत्वपूर्ण बात था, इसलिए इसको 1930 में नोबेल पुरस्कार मिला। चिकित्सा के क्षेत्र में क्या मिला? नोबेल पुरस्कार। किस कार्य के लिए मिला? क्योंकि इन्होंने ब्लड ग्रुप के बारे में पूरी दुनिया को बताया। उसके बाद एक और ब्लड ग्रुप ए बी का खोज। तो ब्लड ग्रुप ए बी का खोज, ये 3 ब्लड ग्रुप खोज हुए थे, उसके 2 साल बाद हुए, 1902 में हुए। अब ब्लड ग्रुप ए बी का खोज किया है डक सटेलो स्टर्ली ने किया है। किसने किया है? डक सटेलो स्टर्ली ने किया है। उसके बाद जानना है आगे जानना है, ये जो ब्लड ग्रुप में पॉजिटिव और नेगेटिव का पता लगाया गया है 1940 में। अब पता लगाने वाले हैं कार्ल लैंडस्टीनर एवं उसके एक सहयोगी वीनर ने। तो ब्लड ग्रुप में पॉजिटिव और नेगेटिव का पता किसने लगाया? तो कार्ल लैंडस्टीनर एवं वीनर ने। प्रश्न पूछा गया है कि ब्लड ग्रुप में पॉजिटिव और नेगेटिव का पता लगाने में कितने वर्ष लग गए। तो देखो, ब्लड ग्रुप का खोज हुआ है 1900 में। कब हुआ है? 1900 में। अब पॉजिटिव और नेगेटिव का पता लगाया गया है 1940 में। तो ब्लड ग्रुप में पॉजिटिव और नेगेटिव का पता लगाने में कितने वर्ष लग गए? 40 वर्ष। ये बात याद रखना है, यह पूछा गया है। अब मानव ब्लड ग्रुप के बारे में क्या जानना है? तो देखो कुछ फैक्ट बातें मानव ब्लड ग्रुप के बारे में। मानव रुधिर एक तरल संयोजी ऊतक है। कहने का मतलब है कनेक्टिव टिश्यू है। क्या है? कनेक्टिव टिश्यू है। क्या है? यह कनेक्टिव टिश्यू है। तो मानव रुधिर एक तरल संयोजी ऊतक है जो कई कोशिकाओं से मिलकर बना है। तो तरल संयोजी ऊतक कहने का मतलब कनेक्टिव टिश्यू, और टिश्यू कहने का मतलब क्या है? ऊतक। तो ये जो ब्लड है वो मानव शरीर के कई अंगों को जोड़ के रखता है। मानव शरीर के कई अंगों को जोड़ के रखता है, क्योंकि ब्लड का फ्लो पूरे शरीर में होता है, तो कई अंगों को जोड़ के रखता है, इसलिए इसको बोला जाता है संयोजी ऊतक। क्या बोला जाता है? संयोजी ऊतक। उसके बाद अगला पॉइंट जानना है,
मानव शरीर के कुल भार का 7% ब्लड होता है। आपके शरीर का जितना भी भार है उसमें 7% किसका होता है? ब्लड का होता है। तो मानव शरीर के कुल भार का 7% क्या होता है? ब्लड होता है। और एक और बात पूछा गया है कि ब्लड का पीएच मान कितना होता है? तो ब्लड का पीएच मान होता है 7.4 होता है। कितना होता है? 7. हमारे शरीर के कुल भार का ब्लड कितना % होता है? 7%। ब्लड का पीएच मान कितना होता है? 7.4। यदि किसी का पीएच मान 0 से 7 है तो वो अम्लीय है, करेक्ट 7 है तो क्या है? उदासीन, और 7 से ज़्यादा है तो क्या है? क्षारीय। तो ब्लड का पीएच मान होता है 7.4। अतः हम कह सकते हैं कि ब्लड कैसा है? क्षारीय प्रकृति का है। ब्लड की प्रकृति कैसी है? क्षारीय प्रकृति। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो रुधिर में ब्लड में 2 प्रकार से जानना है। एक तो जानना है प्लाज्मा, एक क्या जानना है? प्लाज्मा। और दूसरा जानना है हमें रुधिर कणिकाएं। तो ये जो ब्लड में सर्वाधिक मात्रा में क्या पाया जाता है? तो ब्लड में सर्वाधिक मात्रा में प्लाज्मा पाया जाता है। क्या पाया जाता है? प्लाज्मा। यह लगभग 60%। और ब्लड में ये जो रुधिर कणिकाएं हैं कितने पाए जाते हैं? 40। ये जो प्लाज्मा को आप मान सकते हो ठोस भाग। क्या मान सकते हो? ठोस भाग। ठीक है, नहीं ठोस भाग नहीं, इसको प्लाज्मा। देखो 2 चीज याद रखना है यहाँ, जो काम का है वही बता रहा हूँ। ब्लड में सर्वाधिक मात्रा में क्या पाया जाता है? प्लाज्मा। अब प्लाज्मा में सर्वाधिक मात्रा, अब ये 60% है तो ये अपने आप में कितना हो गया? 100%। और प्लाज्मा में सर्वाधिक मात्रा में क्या पाया जाता है? पानी पाया जाता है। 2 चीज रुधिर कणिकाओं में 3 चीजों के बारे में पढ़ेंगे, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और क्या? प्लेटलेट। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और क्या? प्लेटलेट। तो उसी को नोट्स में आपको लिखा हुआ मिलेगा। ये पॉइंट देखो, ब्लड में सर्वाधिक मात्रा में क्या पाया जाता है? प्लाज्मा। ब्लड, तो इस बात को याद रखना, ब्लड में सर्वाधिक मात्रा में क्या पाया जाता है? प्लाज्मा। और प्लाज्मा में सर्वाधिक मात्रा में क्या पाया जाता है? जल। ठीक है। बाकी देखो प्लाज्मा का रंग, तो प्लाज्मा का रंग कैसा होता है? तो प्लाज्मा का रंग पीला होता है। प्लाज्मा का रंग क्या होता है? पीला। ये प्लाज्मा को पदार्थ की चौथी अवस्था कहा जाता है। प्लाज्मा को पदार्थ की क्या कहते हैं? चौथी अवस्था। ये प्लाज्मा में एक तत्व पाया जाता है, उस तत्व का नाम है हिपेरिन। उस तत्व का नाम क्या है? हिपेरिन। हिपेरिन का काम क्या है? तो मानव शरीर के अंदर रक्त का थक्का जमने नहीं देता है। हिपेरिन क्या करता है? मानव शरीर के अंदर रक्त का थक्का नहीं जमने देता है। ये जो हिपेरिन का उत्सर्जन है मानव शरीर के लीवर से होता है, यकृत से होता है। कहाँ से होता है? लीवर से होता है। चलिए उसके बाद आगे देखते हैं। देखो अब ये जो ज्यादातर प्रश्न पूछे जाते हैं आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स से, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स से। तो देखो यहाँ पर देखो आरबीसी में सीधा आपको एक तो जानना है, रासायनिक नाम जानना है। क्या नाम जानना है? आरबीसी का रासायनिक नाम जानना है, डब्ल्यूबीसी का रासायनिक नाम जानना है, प्लेटलेट का रासायनिक नाम। तीनों के रासायनिक नाम पूछे जा चुके हैं। तो आरबीसी का रासायनिक नाम है इरिथ्रोसाइट। आरबीसी का रासायनिक नाम क्या है? इरिथ्रोसाइट। आरबीसी का रासायनिक नाम इरिथ्रोसाइट है, जिसमें इरिथ्रो का मतलब होता है रेड। इरिथ्रो का मतलब क्या होता है? रेड। और साइट का मतलब होता है सेल। साइट का मतलब क्या होता है? सेल। तो इरिथ्रोसाइट मतलब लाल कोशिका। क्या जी? लाल कोशिका। ठीक है। तो ये आरबीसी का क्या है? रासायनिक नाम है। ये जो मात्रा की बात करूं, आरबीसी की मात्रा, प्लेटलेट की मात्रा और डब्ल्यूबीसी की मात्रा की मैं बात करूं, तो देखो अगला पॉइंट दिमाग में बैठाना है, मात्रा क्वांटिटी। तो ये जो आरबीसी है वो मिलियन में पाए जाते हैं। आरबीसी किस में पाए जाते हैं? मिलियन में। प्लेटलेट है लाखों में पाए जाते हैं। प्लेटलेट किस में पाए जाते हैं? लाखों में। और डब्ल्यूबीसी जो है वो हजारों में पाए जाते हैं। किस में पाए जाते हैं? हजारों में। तो ये जो आरबीसी है मिलियन में पाए जाते हैं, प्लेटलेट लाखों में पाए जाते हैं और डब्ल्यूबीसी हजारों में पाए जाते हैं। तो आगे देखते हैं इसके बाद आगे। अब देखो यहाँ पर समझना है, मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में क्या पाया जाता है? तो आरबीसी, क्योंकि आरबीसी किस में पाया जाता है? मिलियन में।
किसमें पाया जाता है? मिलियन। मानव शरीर में कम मात्रा में क्या पाया जाता है? WBC, क्योंकि WBC किसमें पाया जाता है? हजारों। यदि क्रम पूछा जाए तो सबसे ज्यादा क्या जी? RBC, ये मिलियन में। उसके बाद क्या? प्लेटलेट, प्लेटलेट ये लाखों में। उसके बाद क्या? WBC। अब यहाँ पर अगला पॉइंट आपको ध्यान में रखना है संख्या की। अगला पॉइंट याद रखना है किसकी? संख्या की बात किया जाए तो देखो, संख्या की बात किया जाए तो मेल और फीमेल में RBC है वो बराबर नहीं पाए जाते हैं। पुरुषों में RBC की संख्या ज्यादा होती है। पुरुषों में RBC की संख्या क्या होती है? ज्यादा। पुरुषों में ज्यादा होती है तो कितनी होती है? 5.5 मिलियन। कितना? 5.5 मिलियन प्रति 100 ml हीमोग्लोबिन। और महिलाओं में कितनी होती है? फीमेल में कितनी होती है? तो 4.5 मिलियन। कितना? 4.5 मिलियन। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि पुरुषों में RBC की संख्या क्या होती है? ज्यादा होती है। पुरुषों में RBC की संख्या क्या होगी? ज्यादा होगी। अब यहाँ पर आकार की बात करें तो देखो, जिसकी संख्या सबसे ज्यादा होगी वह आकार में छोटा होगा कि बड़ा होगा? छोटा होगा, क्योंकि RBC है मिलियन में पाए जाते हैं, करोड़ से भी ज्यादा, तो उसकी संख्या एकदम छोटा होगा। तो RBC की संख्या सबसे क्या होगी? छोटी होगी। अब WBC हजारों में पाए जाते हैं तो उसकी संख्या क्या होगी? बड़ी होगी। तो संख्या के आकार के बारे में बात करें तो सबसे बड़ा आकार किसका होगा? WBC का। सबसे छोटा किसका होगा? अब प्लेटलेट का क्या होगा? दोनों का बीच में होगा। ठीक है, प्लेटलेट है वो WBC से छोटा और RBC से बड़ा। और संख्या की बात करें तो प्लेटलेट RBC से कम और WBC से ज्यादा। बीच में दोनों ही, चाहे संख्या या आकार की बात करें, बीच में दोनों में कौन आ रहा है? प्लेटलेट। तो मानव रुधिर की सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? RBC। और मानव रुधिर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? WBC। इतना याद रखोगे। अब RBC का जीवन काल की बात करें, लाइफ स्पेन की, तो RBC का जीवन काल होता है 120 दिन। RBC का जीवन काल कितना होता है? 120 दिन। RBC का निर्माण कहाँ होता है? तो RBC का निर्माण होता है लाल अस्थि मज्जा में, रेड बोन मेरो में। कहाँ होता है? लाल अस्थि मज्जा। ये लाल अस्थि मज्जा मतलब हड्डी के बीच में जो खोखली नुमा संरचना होती है ना, वहीं पर RBC WBC का निर्माण होता है। तो RBC का निर्माण कहाँ होता है? लाल अस्थि मज्जा में। WBC का पढ़ाऊंगा तो उसका लाल के जगह में क्या हो जाएगा? श्वेत अस्थि मज्जा में। बस इतना ही फर्क है। ये जो RBC का टूटना कहाँ होता है? मृत्यु कहाँ होता है? तो इसका एक तो जान लेना है लीवर, और एक क्या जानना है? स्प्लीन। लीवर और क्या जानना है? स्प्लीन, प्लीहा जानना है। इसमें से ये जो लीवर को बोला जाता है RBC का कब्रिस्तान, और प्लीहा को बोला जाता है RBC का बैंक। क्या बोला जाता है? RBC का बैंक। नोट्स में मिलेगा जो चीज बोल रहा हूँ। देखो, अनुपात की बात किया जाए तो RBC संख्या में ज्यादा है तो अनुपात में भी क्या होगा? ज्यादा होगा। प्लेटलेट संख्या में कम है, हजारों में है, तो अनुपात में क्या होगा? कम होगा। और ये WBC कम होगा और प्लेटलेट दोनों के बीच में होगा। तो RBC और प्लेटलेट और WBC का अनुपात 600:40:1 है। 600:40:1। एक बार पूछा गया है RBC और WBC का अनुपात क्या है, तो RBC का 600 और WBC का 1। जो नाम पहले लिखे रहेगा उसको ध्यान देना है। समझ में आया? आगे देख लेते हैं। आगे सीधा बीमारी में आते हैं। RBC की बीमारी, तो RBC की बीमारी, हाँ जी आ जाओ। देखो इधर, RBC की बीमारी की बात किया जाए तो मानव शरीर में RBC की कमी हो गया तो पर भी बीमारी होगा, RBC की अधिकता हो गया तो पर भी बीमारी होगा। तो देखो, मानव शरीर में RBC की कमी, नीचे ऐसा तिल लिखा है, उसका मतलब क्या है? कमी। RBC की कमी मतलब कि सीधा खून की कमी। RBC तो खून ही तो है जी। तो RBC की कमी मतलब खून की कमी, और खून की कमी को बोला जाता है एनीमिया। क्या बोला जाता है? एनीमिया। तो RBC की कमी से कौन सा रोग होता है? एनीमिया। RBC की अधिकता हो गया, शरीर में RBC की क्या हो गया? अधिकता।
तो आरबीसी की अधिकता को बोला जाता है पॉलीसाइथेमिया। क्या बोला जाता है? पॉलीसाइथेमिया। इस पॉलीसाइथेमिया रोग में क्या होता है, त्वचा पर काले काले धब्बे पड़ जाते हैं। त्वचा पर क्या पड़ जाते हैं? काले काले धब्बे पड़ जाते हैं। तो आरबीसी की कमी से एनीमिया होता है, खून की कमी, मतलब आरबीसी की अधिकता से पॉलीसाइथेमिया। रोग का नाम क्या है? पॉलीसाइथेमिया। पॉलीसाइथेमिया रोग में क्या होता है कि त्वचा पर काले काले क्या पड़ जाते हैं? धब्बे पड़ जाते हैं। एक और रोग जानना है, थैलेसेमिया। क्या जानना है? यदि किसी व्यक्ति को थैलेसेमिया रोग हो गया तो आरबीसी का जीवन काल 120 दिन से घट के वो हो जाता है 50 से 60 दिन। तो एक बार प्रश्न पूछा गया है, उस बीमारी का नाम क्या है जिसमें आरबीसी का जीवन काल कम हो जाता है? तो क्या है? थैलेसेमिया। क्या है? थैलेसेमिया। आरबीसी के कार्य क्या है? तो आरबीसी के कार्य क्या है? तो आरबीसी के दो प्रमुख कार्य, एक तो मानव शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है और दूसरा गैसों का परिवहन करता है। और गैसों में किसका परिवहन करता है? ऑक्सीजन का। किसका परिवहन करता है? ऑक्सीजन का। और ये मानव शरीर के तापमान को नियंत्रित करना, ऑक्सीजन का परिवहन करना, ये मुख्य कार्य है। इसलिए आरबीसी को बोला जाता है मानव शरीर का मुख्य कोशिका। देखो, आरबीसी को क्या बोला जाता है? मानव शरीर का मुख्य कोशिका। क्यों बोला जाता है? क्योंकि यह गैसों का परिवहन करता है, ऑक्सीजन का परिवहन करता है और मानव शरीर के तापमान को क्या करता है? कम करता है, ये नियंत्रित करता है। अब देखो, आरबीसी की संख्या वो पुरुषों में 5.5 मिलियन और महिलाओं में 4.5 मिलियन। तो ये ज्ञात करने के लिए कितना किसमें पाया जा रहा है, कोई ना कोई यंत्र होगा, मशीन होगा। तो उस यंत्र का नाम है हीमोसाइटोमीटर। उस यंत्र का नाम क्या है? हीमोसाइटोमीटर। आपने सुने होंगे कि मैंने 1 यूनिट ब्लड डोनेट किया या 1 यूनिट ब्लड की जरूरत है, तो 1 यूनिट ब्लड में लगभग 350 से 400 ml ब्लड होता है। 350 से 400। ये जो पुरुष होते हैं, मेल होते हैं, उसमें 14 से 17 यूनिट ब्लड पाए जाते हैं। 14 से 17। तो इसको लीटर में बदल सकते हो आप लोग? बदल सकते हैं ना? ठीक। अब फीमेल में 10 से कितना? 14 लीटर में बोला जाए औसत तो 5 से 6 लीटर। आगे कुछ बातें यहाँ सुनो। सबसे अधिक रक्त तापमान, मतलब सबसे गर्म खून किसका होता है? तो सबसे गर्म खून बकरा का होता है। किसका होता है? बकरा का होता है। इसलिए बकरा को आप खाते हो। ठीक है। सबसे कम रक्त तापमान किसका होता है? चींटी का होता है। किसका होता है? चींटी का होता है। मनुष्य के अलावा बंदर एक ऐसा जानवर है जो रंगों की क्या कर सकता है? पहचान कर सकता है। तो रंगों की पहचान कौन से जानवर करता है? दो और प्रश्न पूछे गए हैं। ये जो काकरोच के ब्लड का रंग क्या होता है? तो काकरोच के ब्लड का रंग क्या होता है? सफेद होता है। यही जानना है। और कठिन पूछ दे, काकरोच के ब्लड का रंग सफेद किसके कारण होता है? तो हीमोलिम्फ के कारण। किसके कारण? हीमोलिम्फ वर्णक के कारण, हीमोलिम्फ पिग्मेंट के कारण। ऑक्टोपस का रंग अलग होता है। ऑक्टोपस का रंग नीला होता है। ऑक्टोपस का रंग क्या होता है? नीला होता है। तो ऑक्टोपस के रंग के नीले रंग का कारण क्या है? हीमोसाइनिन। क्या कारण है? हीमोसाइनिन। समझ में आया? जो ऑनलाइन देखेंगे उनको लगेगा स्पीड से है, लेकिन हम स्पीड से ही पढ़ेंगे तभी तो मैराथन क्लास है। जो सामान्य हम 10 दिन में पढ़ते हैं वो आज हम 1 दिन में कवर करेंगे। समझ में आया? नहीं समझ में आया तो मैं बार बार और व्यक्तिगत रूप से सबको और बता दूंगा। समझ में आया? अभी केवल समझना है। देखो, WBC का हमें सीधा जानना है रासायनिक नाम। WBC का क्या जानना है? रासायनिक नाम। श्वेत रुधिर कणिका। तो WBC का रासायनिक नाम है ल्यूकोसाइट। क्या है? ल्यूकोसाइट। जबकि आरबीसी का रासायनिक नाम क्या पढ़े हैं? इरिथ्रोसाइट। आरबीसी का रासायनिक नाम इरिथ्रोसाइट, WBC का रासायनिक नाम ल्यूकोसाइट। अब दोनों का तुलना कर करके ये जो WBC का निर्माण श्वेत अस्थि मज्जा में, व्हाइट बोन मेरो में, WBC का निर्माण श्वेत अस्थि मज्जा में। तो आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? लाल अस्थि मज्जा में। कहाँ होता है? लाल अस्थि मज्जा में। ये जो WBC का जीवन काल, WBC का जीवन काल 2 से 5 दिन, 2 से 5 दिन। तो आरबीसी का जीवन काल 120 दिन। आरबीसी का जीवन काल 120 दिन, WBC का 2 से 5 दिन। आगे देखो, ये जो
WBC है, WBC की मृत्यु कहाँ होती है, टूटना कहाँ होता है, पुनः निर्माण कहाँ होता है, तो ये सबके सब कहाँ होते हैं, ब्लड में। कहाँ होते हैं, ब्लड। आगे अगला पॉइंट, संख्या की बात करूं मैं, संख्या की बात करूं तो RBC मिलियन में, प्लेटलेट लाखों में, और WBC तो WBC की संख्या चाहे मेल हो या फीमेल हो, मेल हो या फीमेल हो, 8000 से 10000, 8000 से कितना, 8000 से 10000 प्रति 100 ml हीमोग्लोबिन। यहाँ पर एक पॉइंट और याद रखना, ये जो WBC है वो चाहे मेल हो या फीमेल हो, दोनों में बराबर होते हैं, लगभग क्या होते हैं, बराबर होते हैं। कितना, 8 से 10000, जबकि RBC पुरुषों में ज़्यादा होता है महिलाओं की तुलना में। ठीक है, ये बात दिमाग में बैठाना। ये जो आकार की बात करें, RBC का आकार कैसा होता है, तो RBC का आकार अनिश्चित होता है, इनरेगुलेट होता है। क्या होता है, अनिश्चित होता है। और प्रश्न में पूछे किसके जैसा होता है, तो अमीबा के जैसे। किसके जैसा होता है, अमीबा। ये जो WBC की प्रकृति पूछे, तो WBC की प्रकृति होती है फेगोसाइटिक नेचर की। कैसी होती है, फेगोसाइटिक नेचर की। अब आपके दिमाग में आ रहा है कि ये फेगोसाइटिक नेचर क्या होता है, तो हिंदी में जानना है भक्षण करने वाली। क्या करने वाली, जैसे ही आपके शरीर में कोई बैक्टीरिया या वायरस आ गया, तो ये WBC उसको चारों तरफ से क्या कर लेगा, घेर लेगा, और उसका क्या कर देंगे, भक्षण कर देंगे। इसलिए WBC की नेचर कैसी होती है पूछा जाए तो भक्षण करने वाली, और अंग्रेजी में देख तो फैगोसाइटिक नेचर की। अब ये हमें बैक्टीरिया, जीवाणु, रोगों से रक्षा करता है। WBC के कार्य पूछा जाए तो WBC हमारे शरीर को रोगों से रक्षा करता है, इसलिए इसका अन्य नाम हो जाएगा, जो भारत की रक्षा करते हैं उन सभी से इनको पुकारा जाएगा। जैसे कि सैनिक सेल, बॉडीगार्ड सेल, सोल्जर सेल, फाइटर सेल, ये सब किसके उपनाम हो जाएंगे, अन्य नाम हो जाएंगे, WBC के। क्यों होंगे, तो क्योंकि ये मानव शरीर को रोगों से क्या करते हैं, रक्षा करते हैं। WBC के बारे में और डीप में पूछा जाए, WBC के प्रकार के बारे में पूछा जाए, तो WBC को 2 प्रकार जानना है। एक तो कणिकामय WBC और दूसरा अकणिकामय, ग्रेनुलोसाइट WBC और एग्रेनुलोसाइट WBC। कणिकामय कहने का मतलब कण होगा, अकणिकामय कहने का मतलब कण नहीं होगा। अब ये जो कणिकामय WBC में, WBC के 3 प्रकार जानना है। WBC के कितने प्रकार जानना है, 3 प्रकार जानना है। WBC के कौन कौन से 3 प्रकार जानना है, ये देखो। एक तो बेसोफिल्स, क्या जानना है, बेसोफिल्स। दूसरा न्यूट्रोफिल्स, और तीसरा इसिनोफिल्स। बेसोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स, इसिनोफिल्स। और ये जो अकणिकामय WBC में 2 जानना है, मोनोसाइट WBC और क्या जानना है, लिम्फोसाइट। तो जिस प्रकार भारत की रक्षा करने के लिए अलग अलग सैनिक है, आर्मी है, BSF है, ठीक है, पुलिस है, नगर सेना है, अलग अलग है ना, तो उसमें भी अब आपको ये जानना है कि ये जो WBC है सबसे ज़्यादा कौन से WBC है, सबसे ज़्यादा किस WBC की मात्रा है, तो सबसे ज़्यादा WBC होते हैं, वो होते हैं न्यूट्रोफिल्स। क्या होते हैं, न्यूट्रोफिल्स। और सबसे कम होते हैं बेसोफिल्स, सबसे कम होते हैं बेसोफिल्स। अब WBC में कोई WBC सबसे बड़ा होगा, सबसे ज़्यादा और सबसे कम देख लिए। कोई WBC सबसे बड़ा होगा और कोई आकार में सबसे छोटा होगा। तो सबसे बड़ा WBC का नाम है मोनोसाइट। सबसे बड़ा WBC का नाम क्या है, मोनोसाइट। सबसे छोटा WBC का नाम है लिम्फोसाइट। सबसे छोटा WBC का नाम क्या है, लिम्फोसाइट। ठीक है, इतना जानना है। आगे देखते हैं, ये जो मोनोसाइट और लिम्फोसाइट, इसका उपयोग टीकाकरण में होता है और ये एडवांस लेवल पर कार्य करते हैं। ठीक है, कैसे एडवांस लेवल पर कार्य करते हैं, नोट्स में दूंगा। ठीक है, देखो WBC की बीमारी
तो सीधा सीधा WBC की यदि शरीर में कमी हो गया तो कैसे रोग होंगे। तो कल्पना करो भारत में सैनिक की कमी हो गया, तो भारत में सैनिक की कमी हो गया तो हमारे आस पड़ोस के छोटे छोटे देश हम पर क्या करने लगेंगे, आक्रमण करने लगेंगे, सैनिक कम रहेगा तो, ठीक है। तो उसी प्रकार शरीर में WBC की कमी हो गया, शरीर में WBC की कमी हो गया तो कई प्रकार के बीमारी होंगे, क्या होंगे, कई प्रकार के बीमारी होंगे। और आपका छोटा मोटा सर्दी खांसी भी हो तो ये भी जल्दी से ठीक नहीं होगा, क्योंकि रोगों से लड़ने की क्षमता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो WBC की कमी हो गया तो कई प्रकार के रोग होते हैं और उसको बोला जाता है साइंस की भाषा में ल्यूकेपीनिया। क्या बोला जाता है, ल्यूकेपीनिया। इस WBC की कमी हो जाएगा तो बाहर से कोई भी वायरस या बैक्टीरिया मानव शरीर को क्या कर सकता है, संक्रमित कर सकता है और रोगों से लड़ने की क्षमता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। रोगों से लड़ने की क्षमता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अगला पॉइंट ध्यान से सुनो, जब मानव शरीर में WBC की अधिकता हो जाएगा, मानव शरीर में WBC की क्या हो जाएगा, अधिकता हो जाएगा। तो WBC की अधिकता मतलब सैनिक की अधिकता, तो बाहर से कोई रोग आपको परेशान कर पाएगा क्या, नहीं। जैसे कि भारत में बहुत सारे सैनिक हो गए तो बाहरी देश से कोई आक्रमण कर पाएंगे क्या, नहीं। बाहरी देश को पता होगा इनका सैन्य ताकत क्या है, कहा वो तो डर के ही डर जाएंगे कि मान लेते हैं किसी देश के पास 1 लाख सैनिक है और हमारे पास 50 करोड़ सैनिक है, तो हम पर हमला करने की सोचेंगे क्या, नहीं सोचेंगे। तो WBC की अधिकता हो जाएगा तो बाहरी आक्रमण नहीं होगा। लेकिन क्या समस्या होगा, ये जो WBC है वो WBC आपस में लड़ेंगे समझो, अब लड़ेंगे तो मरेंगे, अब मरेंगे तो कहाँ मरेंगे, ब्लड में मरेंगे। अब ब्लड में मरेंगे तो ब्लड आपका गाढ़ा होते जाएगा, ब्लड में गांठें बनने लगेंगी। अब ब्लड में गांठें बनने को ही सामान्य भाषा में बोला जाता है ब्लड कैंसर। क्या बोला जाता है, ब्लड कैंसर। और एक इसका हिंदी में जानना है ल्यूकेमिया। क्या जानना है, ल्यूकेमिया ब्लड कैंसर है और ल्यूकेपीनिया कई प्रकार के रोग, जिसमें WBC की कमी से ल्यूकेपीनिया, WBC की अधिकता से ल्यूकेमिया, ठीक है। आगे 2 कथन पूछा गया है, WBC की कमी से HIV होता है, गलत कथन है। WBC की कमी से HIV नहीं होता है, बल्कि किसी व्यक्ति को HIV हुआ है तो उसके शरीर में किसकी कमी हो जाएगा, WBC। एड्स हुआ है तो उसके शरीर में WBC की कमी, ना कि WBC के कमी से HIV और एड्स नहीं होता है, बल्कि HIV और एड्स होने पर WBC की संख्या में क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। WBC की संख्या में क्या हो जाती है, कमी। उसके बाद आपको HIV एड्स के बारे में जानना है। तो देखो HIV का फुल फॉर्म नाम, तो HIV का फुल फॉर्म नाम ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। यदि ऑप्शन में डिफिशियंसी ना लिखा हो, सीधा सीधा लिखा हो ह्यूमन इम्यूनो वायरस, तो पर भी सही है, ठीक है, दोनों नाम सही है। ये जो HIV किस फैमिली का है, तो HIV के फैमिली का नाम है रेट्रो फैमिली। कौन सा फैमिली, रेट्रो फैमिली। कौन सा फैमिली, रेट्रो। ये जो एड्स का पूरा नाम पूछा गया है, तो एड्स का एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। ये जो एड्स दिवस मनाया जाता है 1 दिसंबर को, कब मनाया जाता है, 1 दिसंबर। लोगों को एड्स के प्रति जागरूक करने के लिए 1 दिसंबर को क्या मनाया जाता है, एड्स। 2 दिसंबर को कंप्यूटर दिवस मनाया जाता है, 2 दिसंबर को कंप्यूटर। ये जो एड्स है या HIV है होने पर ये किसकी संख्या को कम कर देते हैं, किसको समाप्त करते हैं, किसको खाते हैं, तो WBC को। किसको खाते हैं, WBC को। 1981 में एड्स का पहली मामला आया था अमेरिका में। कहाँ आया था, अमेरिका में। भारत में आया है 1986 में। अब भारत के किस राज्य में आया है, तो केरल में। किस राज्य में आया है, केरल, जो कि एक विडंबना है, क्योंकि केरल भारत का सबसे शिक्षित राज्य है। समझ में आया। और शिक्षित होने के बावजूद उनका ज़्यादा मामला आज भी कहाँ मिलता है, केरल में, ठीक है। आगे ये जो HIV और एड्स का टेस्ट, तो HIV और एड्स का टेस्ट का नाम जानना है एलिसा टेस्ट। इसके टेस्ट को क्या कहते हैं, एलिसा टेस्ट। 2 टेस्ट बार बार पूछा जाता है। एक तो पूछा जाता है हंसा टेस्ट। हंसा टेस्ट, तो हंसा टेस्ट में क्या होता है, दूध और
दूध में पानी के मिश्रण को पता लगाया जाता है। जिस प्रकार दूध और पानी में से हंस है वो दूध को पीता है, पानी को छोड़ देता है, तो हंसा टेस्ट में दूध और पानी के मिश्रण का पता। और दूसरा एलिसा टेस्ट, तो एलिसा टेस्ट में ये जो एड्स और HIV का क्या है, टेस्ट है। किसी व्यक्ति को एड्स है या HIV है, ये टेस्ट करेंगे, जांच करेंगे, तो उस जांच का नाम क्या है, एलिसा टेस्ट। उस टेस्ट का नाम क्या है, एलिसा। एलिसा का फुल फॉर्म नाम पूछा गया है, तो एल मतलब इंजाइम, ई मतलब क्या जी, इंजाइम, एल मतलब लिंक्ड, ठीक है, आई मतलब इम्यूनो, एस मतलब सोर्बेंट और ए मतलब एसे, ठीक है। ये जो एड्स कैसे फैलता है तो सब बच्चा को पता होगा। तो देखो ये इन्फेक्टेड नीडल से, संक्रमित सुई से, ब्लड ट्रांसफ्यूजन से, रक्तदान के समय, आगे मदर से बच्चे को, ठीक है, और असुरक्षित यौन संबंध से, ठीक है। चलिए इसके ड्रग्स का नाम है एजिडोथाइमिडीन, ठीक है। इस एड्स का लक्षण के बारे में एक दो बार पढ़ लेना, भूख ना लगना। अब आदमी को भूख नहीं लगेगा तो उसका वजन क्या होगा, कम होगा। एड्स HIV हो गया है तो WBC की संख्या में कमी हो गया है, तो उसको क्या रहेगा, तेज बुखार रहेगा, क्योंकि रोगों से लड़ने की क्षमता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। आंखों के पुतली का क्या आना, बाहर आना, और त्वचा का क्या देखना, सूखा सूखा, ठीक है। आगे प्लेटलेट, आगे किसके बारे में पढ़ रहे हैं, प्लेटलेट के बारे में। तो देखो प्लेटलेट के बारे में, प्लेटलेट का रासायनिक नाम है थ्रोम्बोसाइट। रासायनिक नाम क्या है, थ्रोम्बोसाइट, रासायनिक नाम है थ्रोम्बोसाइट्स, रासायनिक नाम क्या है, थ्रोम्बोसाइट्स। अब देखो तीनों का याद करते हैं। RBC का रासायनिक नाम इरिथ्रोसाइट, RBC का रासायनिक नाम इरिथ्रोसाइट, WBC का रासायनिक नाम लुकोसाइट, और प्लेटलेट का रासायनिक नाम थ्रोम्बोसाइट, प्लेटलेट का रासायनिक नाम थ्रोम्बोसाइट। निर्माण, तो ये जो RBC का निर्माण लाल अस्थि मज्जा में, WBC का निर्माण श्वेत अस्थि मज्जा, और प्लेटलेट का निर्माण अस्थि मज्जा में, बोन मेरो में। कहाँ होता है, बोन मेरो में। ये जो बात करें, ये जो मृत्यु की बात करें, तो प्लेटलेट का मृत्यु और टूटना होता है ब्लड में। कहाँ होता है, ब्लड। WBC का मृत्यु और टूटना होता है ब्लड में। RBC का होता है यकृत और प्लीहा में, ठीक है। तुलना करते हुए पढ़ना है। जीवन काल की बात करूं, RBC का जीवन काल 120 दिन, WBC का 2 से 5 दिन, प्लेटलेट का 3 से 5 दिन। आकार RBC का निश्चित होता है, एकदम छोटा छोटा होता है, WBC का अनिश्चित, और प्लेटलेट का अनिश्चित, इनरुगुलेट। कार्य देखें, RBC का कार्य देखें तो गैसों का परिवहन करना, मानव शरीर के तापमान को नियंत्रित करना। WBC का कार्य है रोगों से रक्षा, और प्लेटलेट का काम है रक्त का थक्का जमाना, रक्त का थक्का। संख्या की बात करो, RBC मिलियन में, प्लेटलेट लाखों में, और WBC हजारों में। तो ये जो है, ये जो प्लेटलेट चाहे मेल हो या फीमेल, दोनों में क्या बराबर, लगभग 4.5 लाख से 5 लाख, ठीक है। प्लेटलेट की बीमारी, तो प्लेटलेट की बीमारी, तो प्लेटलेट की कमी हो गया, शरीर में किसकी कमी हो गया, प्लेटलेट की। तो प्लेटलेट की कमी हो गया तो इसका काम है रक्त का थक्का जमाना। अब कमी हो जाएगा तो रक्त का थक्का जमेगा क्या जी, नहीं जमेगा। तो कमी से होता है रक्त का थक्का ना जमना, कमी से रक्त का थक्का ना जमना। अधिकता से होता है थ्रोम्बोब्लास्टोसिस, ब्लड के अंदर ही रक्त का थक्का जम जाएगा, थ्रोम्बोब्लास्टोसिस, थ्रोम्बोब्लास्ट। यहाँ से ये पूछा गया है प्लेटलेट की कमी से क्या होता है। एक ऑप्शन में रहेगा रक्त का थक्का जमना, और एक ऑप्शन में रहेगा रक्त का थक्का ना जमना। तो प्लेटलेट का काम है रक्त का थक्का जमाना, लेकिन कमी हो जाएगा तो रक्त का थक्का ना। तो इस ना को अंडरलाइन करना, इसको लिखोगे तो ठीक है, ताकि वो दिखे आपके दिमाग में। आगे एक बीमारी है जिसका संबंध प्लेटलेट से, कई बीमारी है जिसका संबंध किससे है, प्लेटलेट से। तो एक बीमारी अभी सुनो इधर, हीमोफीलिया। कौन सा रोग जी, हीमोफीलिया। हीमोफीलिया रोग के बारे में क्या क्या जानना है, सुनो। हीमोफीलिया रोग, ये जो हीमोफीलिया रोग है यह सामान्यतः पुरुषों में होता है। किस में होता है, पुरुषों में होता है।
लेकिन हीमोफीलिया रोग की शुरुआत ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया से हुआ है। ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया से हुआ है। अब ये जो ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया शाही परिवार से संबंधित है, राजघराना से संबंधित है, रॉयल फैमिली है, तो हीमोफीलिया रोग की शुरुआत ब्रिटेन की महारानी से हुआ है, इसलिए इस रोग का एक अन्य नाम है शाही रोग, रॉयल डिजीज ये बोल सकते हैं, क्योंकि उसकी शुरुआत कहाँ से हुई है? शाही परिवार, ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया से। ये जो हीमोफीलिया रोग होता है उसमें प्लेटलेट की संख्या में क्या आ जाती है? कमी आ जाती है। प्लेटलेट की संख्या में क्या आ जाती है? कमी आ जाती है। सामान्य व्यक्ति को चोट लगे, अब प्लेटलेट की संख्या में कमी आ गया तो रक्त का थक्का नहीं जमेगा, और हीमोफीलिया हो गया है तो शरीर में बहुत ज़्यादा कमी हो जाती है प्लेटलेट की। सामान्य व्यक्ति को चोट लगे तो चोट लगने के 3 से 5 मिनट के बीच में रक्त का थक्का जम जाता है और रक्त का निकलना बंद हो जाता है। लेकिन हीमोफीलिया से ग्रसित व्यक्ति को चोट लगे तो 30 मिनट से लेकर 24 घंटे अर्थात दिन भर ब्लड निकल सकता है, और अत्यधिक मात्रा में ब्लड निकलने के कारण उस व्यक्ति की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। इतना जानना है हीमोफीलिया रोग के। 2 और रोगों के नाम सुने होंगे आपने, डेंगू और मलेरिया। तो डेंगू और मलेरिया का भी संबंध प्लेटलेट से है। कैसे है? देखो प्लेटलेट की कमी होने पर डेंगू, मलेरिया, हीमोफीलिया नहीं होता है, बल्कि हीमोफीलिया, डेंगू, मलेरिया हो तो किसकी कमी हो जाएगा? प्लेटलेट की। अब देखो ये जो डेंगू के बारे में क्या क्या जानना है, तो ये जो डेंगू बीमारी है, डेंगू बीमारी को हड्डी तोड़ बीमारी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हड्डी तोड़ बीमारी कहा जाता है। ये जो डेंगू होने पर किसकी संख्या में कमी आ जाता है, या डेंगू का खाना क्या है तो किसकी संख्या में? प्लेटलेट। मलेरिया होने पर किसकी संख्या में कमी आ जाता है? तो आपने सुना है किसी को डेंगू हो गया है तो बहुत ज़्यादा ब्लड चढ़ाया जा रहा है, ब्लड चढ़ाया जा रहा है। वास्तविक में इसको क्या चढ़ाते हैं? प्लेटलेट। क्या चढ़ाते हैं? प्लेटलेट। क्योंकि किसकी संख्या में कमी आएगा? प्लेटलेट की संख्या में। तो डेंगू और मलेरिया होने पर किसकी संख्या में कमी होता है? प्लेटलेट। किसकी संख्या में कमी होता है? प्लेटलेट की संख्या में क्या हो जाते हैं? कमी हो। ये जो रोगजनक डेंगू का रोगजनक है अर्बोवायरस। डेंगू का रोगजनक क्या है? अर्बोवायरस। अब मलेरिया का रोगजनक है प्लाज्मोडियम। मलेरिया का रोगजनक क्या है? प्लाज्मोडियम। मलेरिया का रोगजनक क्या है? प्लाज्मोडियम। ठीक है। ये जो डेंगू का वाहक क्या है, वेक्टर क्या है, तो मादा एडिज मच्छर। क्या है जी? मादा एडिज मच्छर। अब इस मादा एडिज मच्छर को बोला जाता है टाइगर मच्छर, टाइगर मॉस्किटो। क्या बोला जाता है? ये जो मलेरिया का वाहक क्या है, तो मादा एनीफिलीज मच्छर। मादा एडिज मच्छर से कौन सा रोग होता है? डेंगू। मादा एनीफिलीज मच्छर से कौन सा रोग होता है? मलेरिया। ठीक है। तो ये जो आपको नोट्स मिलेगा उसको अच्छे तरीक़ा से लिखना, क्योंकि ये नोट्स बहुत मेहनत से तैयार किया गया है। सब पूछे गए क्वेश्चन को आपको एक जगह मिल रहा है। ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो रक्त के थक्का जमाने वाले कारक की मैं बात करूं, 2 प्रश्न पूछे गए हैं यहाँ से। तो देखो ये जो कैल्शियम, ब्लड, मानव शरीर का नाखून, हड्डी, दांत, खूर, मांसपेशी और विटामिन डी, ये सब रक्त के क्या है? थक्का जमाने वाले कारक। कैल्शियम के कारण रक्त का थक्का जमेगा, ब्लड का कारण रहेगा, नाखून के कारण दांत, हड्डी, खूर, मांसपेशी। लेकिन 2 चीज जानना है आपको। 2 चीज क्या क्या जानना है? कौन से खनिज रक्त का थक्का जमाने में सहायक होते हैं? खनिज पूछा जाए तो इतने में खनिज कौन सा दिख रहा है जी? कैल्शियम। खनिज, रक्त का थक्का जमाने वाले खनिज पूछे तो कौन सा है? और रक्त का थक्का जमाने वाले विटामिन पूछे तो विटामिन कौन सा है? के। अब किसके कारण रक्त का थक्का नहीं जमता है? तो हिपेरिन। किसके कारण? हिपेरिन। ये 3 बातें याद रखना है। कितने बातें याद रखना है? 3 बातें। ठीक है। दिख रहा है वीडियो चल रहा है ना? ठीक। कुछ भी दिक्कत आए तो बताना है ना, वीडियो रुक जाए तो। चलो आगे बढ़ते हैं।
अब देखो यहाँ से दिमाग को एकदम एकाग्र रखना है, क्योंकि यहाँ से प्रश्न पूछेंगे तो बनना चाहिए। देखिए ब्लड में ही जानना है। एक तो जानना है एंटीजन। क्या जानना है? एंटीजन। इस एंटीजन को हिंदी में बोलते हैं प्रतिजन। क्या बोलते हैं? एक जानना है एंटीबॉडी। क्या जानना है? एंटीबॉडी को हिंदी में बोलते हैं प्रतिरक्षी। एंटीजन का संकेत होता है एजी। क्या जी? एजी। और एंटीबॉडी का संकेत होता है एबी। ठीक है। ये जो एंटीजन क्या है? तो प्रोटीन है। एंटीजन क्या है? प्रोटीन। और प्रोटीन में कैसा प्रोटीन है? ग्लाइकोप्रोटीन। एंटीबॉडी क्या है? तो प्रोटीन है। प्रोटीन में कैसा है? ग्लाइकोप्रोटीन। कैसा प्रोटीन है? ग्लाइको। अब आगे देखो, यहाँ से देखो, ये जो एंटीजन किस में उपस्थित रहता है? आरबीसी में। किस में रहता है? आरबीसी में। एंटीबॉडी किस में रहता है? डब्ल्यूबीसी में। सामान्यतः किस में मान सकते हैं हम लोग? डब्ल्यूबीसी में। अब देखो, यदि किसी के शरीर में एंटीजन है, किसी के शरीर में एंटीजन है, एंटीजन दो प्रकार के, ए एंटीजन और बी एंटीजन। यदि ए एंटीजन है तो उसका ब्लड ग्रुप ए होता है। क्या होता है? ए। यदि किसी के ब्लड में ए एंटीजन का पता चला तो उसका ब्लड ग्रुप क्या होता है? ए होता है। यदि बी एंटीजन है तो ब्लड ग्रुप क्या होगा? बी होगा। और ए और बी दोनों हैं, ए और बी दोनों हैं, तो उसका ब्लड ग्रुप हो जाएगा ए बी। क्या हो जाएगा? ए बी। और यदि ना तो ए एंटीजन है और ना ही बी एंटीजन है, दोनों नहीं है, तो उसका ब्लड ग्रुप हो जाएगा ओ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ओ हो जाएगा। उसी को यहाँ पर लिखे हैं। यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो अभी मैं बोला हूँ, ए एंटीजन होगा तो ब्लड ग्रुप कौन सा होगा? ए होगा। बी एंटीजन होगा तो ब्लड ग्रुप बी। ए और बी दोनों होगा तो ए बी। ए और बी दोनों नहीं होगा तो ओ। बनेगा इतना। आगे देखते हैं। आगे ये जो एंटीबॉडी के बारे में, तो ए बी लिखा हूँ मतलब एंटीबॉडी, ए जी लिखा हूँ मतलब एंटीजन। तो एंटीबॉडी हमेशा एंटीजन का क्या होता है? विपरीत होता है। क्या होता है? विपरीत होता है। देखो, ये जो एंटीबॉडी ये किस में उपस्थित रहता है? डब्ल्यूबीसी में। देखो, तो यदि एंटीबॉडी ए हुआ तो उसका ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा? बी। और बी एंटीबॉडी हुआ तो ब्लड ग्रुप ए। और ए और बी दोनों हुआ तो ओ। और ए और बी दोनों नहीं हुआ तो क्या जी? ए। उसी को यहाँ लिखे हैं। एंटीबॉडी ए है तो ब्लड ग्रुप बी होता है। एंटीबॉडी बी है तो ब्लड ग्रुप ए होता है। ए और बी दोनों है तो ओ होता है। ए और बी दोनों नहीं है तो क्या जी? अब दिमाग में आपका ये आएगा कि वो कौन सा ब्लड ग्रुप है जिसमें एंटीजन अनुपस्थित रहता है, वह कौन से ब्लड ग्रुप है जिसमें एंटीबॉडी अनुपस्थित रहता है। तो इसको याद रखने के लिए एक शब्द आपको ये लाइन याद रखना होगा। कौन सा लाइन याद रखना होगा? ये दूसरा लाइन लिखा हो ना, इसी से सारे क्लियर जो डाउट है वो क्लियर हो जाएंगे। आप लिख के रखना, ब्लड ग्रुप ए बी में ए बी अनुपस्थित रहता है। ए बी में ए बी अनुपस्थित रहता है। ए बी में ए बी। ए बी कहने का मतलब ब्लड ग्रुप ए बी में एंटीबॉडी अनुपस्थित है। अब वो कौन सा ब्लड ग्रुप है जिसमें एंटीबॉडी अनुपस्थित रहता है? ए बी। वो कौन सा ब्लड ग्रुप है जिसमें एंटीजन अनुपस्थित रहता है? ओ। किसमें एंटीजन अनुपस्थित रहेगा? ओ में। ठीक है। अब देखो, ये जो लाइन है, ये जो चार्ट है, इसको मैं ब्लैक बोर्ड में बता रहा हूं, तब और आप समझोगे अच्छे से। देखो इधर ध्यान से इधर समझना है। देखिए इधर देखो, आपको समझना है, एक तो समझना है ब्लड ग्रुप। क्या लिख रहा हूं मैं? ब्लड ग्रुप। ठीक है, ब्लड ग्रुप। देखो, दूसरा जानना है ए जी लिख रहा हूं। क्या लिख रहा हूं? ए जी। ए जी मतलब एंटीजन। तीसरा लिख रहा हूं मैं ए बी। क्या लिख रहा हूं? ए बी। ए बी मतलब एंटीबॉडी। ए बी मतलब एंटीबॉडी। ये जो पेन कैसे, एक मिनट ना। ए बी मतलब एंटीबॉडी। तीसरा कॉलम मैं लिख रहा हूं कि डोनेट। क्या जी? डोनेट।
कौन सा ब्लड ग्रुप किसको किसको दान कर सकता है, क्या कर सकता है, दान। और चौथा या पांचवा कॉलम मैं लिख रहा हूँ रिसीव, क्या लिख रहा हूँ, रिसीव। कौन कौन से किसका किसका ग्रहण कर सकता है, ग्राही कौन कौन से है, ठीक है। तो इसको सीधा आप समझिए इधर और एक बार में याद करना है, ठीक है। इधर देखो चार्ट बना के ऐसा मिलेगा अभी, देखो इधर ब्लड ग्रुप ए है, ब्लड ग्रुप ए है तो उसमें एंटीजन क्या होगा, ए होगा, एंटीबॉडी क्या होगा, बी होगा। ब्लड ग्रुप ए वाला किसको किसको दान कर सकता है, तो ए वाला दान करेगा, ए को दान करेगा, और किसको दान करेगा जी, ए बी को, क्योंकि ए बी सर्व क्या है, ग्राही है, ए बी सर्व क्या है। एक तो ये जो ब्लड ग्रुप ए बी है ये सर्व क्या है, ग्राही है, यूनिवर्सल एक्सेप्टर है, सभी का ग्रहण कर सकता है। ब्लड ग्रुप ओ है ये सर्व क्या है, दाता है, सभी को ब्लड ग्रुप दे सकता है। तो देखो ये जो ए है, ए को तो दान करेगा ही करेगा सेम वाले को, और किसको दान कर सकता है, ए बी। ग्रहण किसका किसका करेगा, तो ये ए को दे सकता है तो ए से ले भी सकता है, और किसका ग्रहण करेगा, ओ का, और किसका, ए के बारे में खत्म। आगे बी के बारे में क्या जानना है, ब्लड ग्रुप बी, तो बी है तो एंटीजन क्या होगा, बी, एंटीबॉडी क्या होगा, ए, और ये दान किसको किसको कर सकता है, बी को, और किसको, ए बी को। ग्रहण किसका करेगा, बी का, और किसका, ओ का, ठीक है। बी के बारे में खत्म पूरी जानकारी। ब्लड ग्रुप ए बी के बारे में, ब्लड ग्रुप ए बी में एंटीजन क्या होता है, ए और बी दोनों होते हैं, ए और बी दोनों। एंटीबॉडी क्या होता है, अनुपस्थित होते हैं, एंटीबॉडी क्या होते हैं, अनुपस्थित होते हैं, ठीक है। एंटीबॉडी क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं, अनुपस्थित। ब्लड ग्रुप ए बी वाला दान किसको किसको कर सकता है, दान किसको किसको कर सकता है जी, सिर्फ ए बी को। और ग्रहण किसका करेगा, सभी का, ग्रहण किसका करेगा, सभी का। ए बी के बारे में आगे देखो, ब्लड ग्रुप ओ के बारे में, ब्लड ग्रुप ओ में एंटीजन क्या होता है, ना तो ए होता है और ना ही बी होता है। अब इसमें ऐसा लिख लेते हैं इसको, दोनों क्या होते हैं, अनुपस्थित होते हैं, दोनों क्या होते हैं, अनुपस्थित। एंटीबॉडी क्या होता है, एंटीबॉडी क्या होता है जी, ए और बी दोनों होते हैं। ब्लड ग्रुप ओ किसको किसको दान कर सकता है, तो ये सिर्फ और सिर्फ किसको कर सकता है, ओ को कर सकता है, ठीक है। नहीं, एक बार दान किसको किसको करेगा, सबको कर सकता है, किसको किसको करेगा, ग्रहण किसका करेगा, तो सिर्फ और सिर्फ किसका, ओ का, सिर्फ किसका, ओ का। इतने बातें समझ में आया। यहाँ से ज़्यादा ये लाइन पूछा जाएगा, इस लाइन को याद रखना है, ठीक है। देखो ब्लड ग्रुप ए बी में एंटीबॉडी अनुपस्थित रहता है, यहाँ पर इसको याद रखना, ब्लड ग्रुप ओ में एंटीजन अनुपस्थित रहता है। ये दो चीज याद रखना है। और कथन के बारे में कुछ भी कथन दे तो बन जाएगा, उम्मीद करता हूँ कि बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं, इसी को ये चार्ट बना दिया हूँ मैं, ठीक है। एक दो बार आप घर में बना के देखना, समझ में आ जाएगा। नहीं समझ में आएगा तो सीधा सीधा आपकी गलती होगा, है ना जी। आगे देखो, आगे सुनो, इधर बॉम्बे ब्लड ग्रुप के बारे में सुनो। बॉम्बे ब्लड ग्रुप की खोज हुआ है बम्बई में हुआ है, जो वर्तमान में अभी मुंबई के नाम से जाना जाता है। बॉम्बे ब्लड ग्रुप की खोज 1952 में मुंबई में हुआ है। कहाँ हुआ है, मुंबई में। पता चला एक 21 साल की लड़की अपना ब्लड ग्रुप चेक करवाने लैब में गई। एक 21 साल की लड़की अपना ब्लड चेक करवाने कहाँ गई, लैब में गई। तो लैब वाले ने उसका ब्लड चेक किया। तो यदि लैब वाले को एंटीजन है पता चलता तो बोल देता ब्लड ग्रुप ए है, बी है पता चलता तो बी है, ए और बी दोनों पता चलता तो ए बी, और दोनों पता नहीं चलता तो ओ। लेकिन ब्लड ग्रुप चेक करने वाले लैब को समझ में ही नहीं आया। समझ में आया तो उसने क्या किया, उसका ब्लड ग्रुप नहीं बता पाए तो उसके ब्लड को चेक करने के लिए साइंटिस्ट के पास भेजे। उस लड़की को बोला आपका ब्लड ग्रुप नहीं चेक हो पा रहा है,
ये उच्च जांच के लिए ये जो साइंटिस्ट के पास भेजना पड़ेगा। तो उसके ब्लड ग्रुप को एक साइंटिस्ट के पास भेजा गया। उस साइंटिस्ट का नाम है वाई.एम. भेंडे। क्या है? वाई.एम. भेंडे। आई.एम. भेंडे मत बोल देना, वाई.एम. भेंडे। उन्होंने उसके ब्लड को चेक किया तो उसके ब्लड में उसे एक नए प्रकार का एंटीजन का पता चला, एक नए प्रकार के एंटीजन का पता चला जिसे उन्होंने H1 एंटीजन नाम दिया। क्या नाम दिया? H1 एंटीजन नाम दिया। अब ये जो बॉम्बे ब्लड ग्रुप है किस ब्लड ग्रुप की भांति कार्य करता है? तो O की तरह। किसकी तरह कार्य करता है? O की तरह। तो यहाँ से बॉम्बे ब्लड ग्रुप अपना ब्लड किसको किसको दान कर सकता है? तो सभी को। क्यों कर सकता है? क्योंकि यह ब्लड ग्रुप O की भांति कार्य करता है। ग्रहण किसका करेगा? तो ग्रहण करेगा सिर्फ और सिर्फ बॉम्बे ब्लड ग्रुप का। ठीक है, ये जो बॉम्बे ब्लड ग्रुप इंडिया और चाइना में पाए जाते हैं। ये आंकड़े बदल गए हैं ना, ये 2022 के आंकड़े हैं, तो ये इंडिया और चाइना में पाए जाते हैं, ये जानना है। उसके बाद जानना है इंदिरा ब्लड ग्रुप। क्या जानना है? इंदिरा ब्लड ग्रुप का खोज हुआ है गुजरात के एक शहर सूरत में। कहाँ हुआ है? सूरत में। और इंदिरा ब्लड ग्रुप का खोज हुआ है एक लड़का में हुआ है। किसमें हुआ है? बॉम्बे ब्लड ग्रुप का खोज लड़की में, इंदिरा ब्लड ग्रुप का खोज लड़का में। और उस लड़का का नाम था राकेश। लड़का का नाम क्या है? अब राकेश भी अपना ब्लड ग्रुप चेक करवाने गए तो उसे भी लैब वाले को कुछ समझ में नहीं आया, तो लैब वाले ने उसके भी ब्लड को चेक करने के लिए वाई.एम. भेंडे जी के पास भेजे। किसके पास? अब वाई.एम. भेंडे जी ने चेक किया तो उसके एंटीजन में एक नया एंटीजन देखा जिसे उन्होंने H2 नाम दिया। क्या नाम दिया? H2। ठीक है, ये जो इंदिरा ब्लड ग्रुप है ये भी किस ब्लड ग्रुप की भांति कार्य करता है? तो ये भी किसकी तरह कार्य करता है? O की तरह। तो ये इंदिरा ब्लड ग्रुप किसको दान कर सकता है? सभी को। लेकिन ग्रहण किसका करेगा? सिर्फ इंदिरा ब्लड ग्रुप का। यह केवल इंडिया में ही पाया जा रहा है। ठीक है, ये आंकड़े 7 से अब ज़्यादा हो गए हैं। ठीक है, हमारे भी क्षेत्र में एक व्यक्ति का पता चला है, जांजगीर चांपा जिले में भी। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे देखो RH फैक्टर। RH फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। RH फैक्टर की खोज 1940 में हुआ है। कब हुआ है? 1940। RH फैक्टर की खोज किसने किया? तो RH फैक्टर की खोज किया है कार्ल लैंडस्टीनर एवं वीनर ने। किसने किया है? कार्ल लैंडस्टीनर एवं वीनर ने। ठीक है, RH फैक्टर की खोज किया है कार्ल लैंडस्टीनर एवं वीनर ने। पानी देना तो क्या? सब चीज़ें तो इसलिए नहीं दिखे ना, कुछ चीज़ें अन्य मन ला दिखी। जब मन क्लास प्लस में कोर्स खरीदे थे मन ला दिखी। ये वीडियो आपको शाम तक मिल जाएगा। ठीक है, देखो इधर, चलिए पुनः आते हैं क्लास की ओर। ठीक है, देखो आप लोग आराम से बैठे रहो। मुझे तो लगातार 7 घंटे तक पढ़ाने का अनुभव है। ठीक है, बीच में भूख लगेगा, पानी प्यास लगेगा, लेकिन मैं 7 घंटे लगातार पढ़ा सकता हूँ। ठीक है, अब देखते हैं आज आप लोग कितने समय तक बैठे रहते हैं। ठीक है, इसीलिए जो सूचना दिया था उसमें लिखवाया था मैराथन क्लास सुबह 10 बजे से आपकी इच्छा तक। 10 बजे के बाद इधर कुछ नहीं लिखा था, जब तक चाहोगे तब तक होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और इसका बहुत ज़्यादा फायदा हुआ था। एक बार एक दिन CF का एग्जाम, उसका एग्जाम हुआ था CF का, उसमें लगातार 7 घंटे लिए थे और 21 क्वेश्चन वो जो रीजन क्लास का हूबहू आ गया था। ठीक है, तो ऐसा आप लोगों के साथ हो जाए तो मज़ा आ जाएगा। देखो इधर RH फैक्टर की खोज, RH फैक्टर की खोज हुआ है 1940 में। कब हुआ है? 1940 में। RH फैक्टर की खोज करता है कार्ल लैंडस्टीनर एवं वीनर।
तो एक कार्ल लैनिस्टीनर कौन है? वही है जिसने ब्लड ग्रुप का खोज। ये विनर कौन है? वही है जिसने कार्ल लैनिस्टीनर के साथ में दोनों ने ब्लड ग्रुप में पॉजिटिव और नेगेटिव का पता लगाया था 1940 में। तो ये देखो RH फैक्टर, तो RH फैक्टर की खोज हुआ है रिसस प्रजाति के बंदर में। रिसस प्रजाति के किसमें हुआ है? यदि मैं ऐसे रिसस लिखूंगा हिंदी में रिसस, लेकिन अंग्रेजी में लिखूंगा तो RHESUS रिसस। तो रिसस प्रजाति के बंदर में हुआ है, तो इसका शुरू 2 अक्षर क्या है? RH। इसी से इसका नाम, इस खोज का नाम दे दिया गया RH फैक्टर। क्या दे दिया है? RH फैक्टर। ये जो RH फैक्टर है ये हमारे जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि RH फैक्टर की चेक करवाना होता है। अब कब चेक करवाना होता है ये चीज? तो अब आप जिस व्यक्ति के शरीर में RH फैक्टर पाया जाएगा उसको हम क्या बोलेंगे? RH पॉजिटिव। जिसके शरीर में RH फैक्टर नहीं पाया जाएगा उसको बोलेंगे RH नेगेटिव। तो देखो एक प्रश्न बार बार पूछा जाता है, विवाह के लिए कौन सा जोड़ा, यहाँ पर लिख रहा हूं, विवाह के लिए कौन सा जोड़ा अनुपयुक्त है? अनुपयुक्त है। कौन सा जोड़ा अनुपयुक्त है? ठीक है, तो देखो कौन सा जोड़ा अनुपयुक्त है, तो देखो इसको कैसे याद, अभी इसको भूल जाओ, अभी देख रहे हैं। देखो यदि एक तो मैं लिख सकता हूं माता और एक क्या दी? पिता। माता और पिता, या माता को बोल सकते हैं लड़की और पिता को बोल सकते हैं लड़का। ठीक है, माता को बोल सकते हैं लड़की को वधू और इसको तो कौन से वर वधू का जोड़ा अनुपयुक्त है? कौन से लड़का लड़की का जोड़ा? माता पिता का। तो आप ये ऐसा तो ऑप्शन में नहीं रहेगा, दोनों सरकारी नौकरी वाले, दोनों बेरोजगार, लड़का नौकरी वाला, लड़की गृहस्थी, लड़की नौकरी वाला, लड़का नांगर जोतने वाला, ऐसा ऑप्शन नहीं रहेगा। कैसा ऑप्शन रहेगा? देखो यदि लड़का लड़की माता, यदि माता RH पॉजिटिव है और पिता भी RH पॉजिटिव है, दोनों लड़की लड़का दोनों पॉजिटिव है, विवाह कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यदि दिख रहा है बोर्ड में यहाँ था क्या? यदि लड़की RH नेगेटिव है और लड़का भी RH नेगेटिव है, शादी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यदि लड़की RH पॉजिटिव है और लड़का RH नेगेटिव है, शादी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यदि लड़की RH नेगेटिव है, लड़की RH क्या है? लड़की RH नेगेटिव है और लड़का RH पॉजिटिव है, तो यह जोड़ा विवाह के लिए अनुपयुक्त है, योग्य नहीं, अयोग्य है। हाँ, याद रखना, लड़की क्या नेगेटिव है? दोनों के दोनों पॉजिटिव है, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों के दोनों नेगेटिव है, कोई दिक्कत नहीं। लड़की पॉजिटिव और लड़का नेगेटिव, कोई दिक्कत नहीं है, घर चल जाता है ना जी, महिला चला लेते। लेकिन लड़की यदि नेगेटिव है और लड़का पॉजिटिव है तो विवाह के लिए अनुपयुक्त है। ठीक है, ये जोड़ा तो याद रख लेना, माँ से माता का माइनस नहीं होना चाहिए, माँ से माता और माँ से माइनस। बाकी दोनों का चाहे पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो, चलेगा। माता पॉजिटिव और पिता नेगेटिव चलेगा, लेकिन महिला नेगेटिव तो नहीं चलेगा। ठीक है, क्यों नहीं चलेगा आगे बता रहा हूँ ना। देखो आगे देखो, इधर यदि माता का माइनस है, माता का क्या है? माइनस है, तो देखो माता क्या है? माइनस है, अब पुरुष क्या है? पॉजिटिव है, पुरुष क्या है? पॉजिटिव। ठीक है, यहाँ पर लिखा हूँ, ये देखो। ठीक है,
तो जब इन दोनों का शादी हो जाएगा तो इनके बच्चे पैदा होंगे, तो गर्भधारण से पहले पुरुष के ब्लड में RH फैक्टर पाया जाएगा। अब महिला के में RH फैक्टर नहीं पाया जाए, तो गर्भधारण से पहले पुरुष का RH फैक्टर महिला के ब्लड में चला जाएगा, महिला के शरीर में प्रवेश करेंगे। तो पहली बार प्रवेश करता है तो महिला के ब्लड को पता चलता है कि उसके शरीर में कुछ नया चीज आ गया है, उसके शरीर में पाया ही नहीं जाता है, अब प्लस वाला पाया जाता है तो आ गया RH फैक्टर। तो पहली बार में तो पता ही नहीं चलता है, इसलिए पहली बच्चा क्या रहता है, जीवित रहता है। लेकिन जब माता दूसरी बार गर्भधारण करती है तो उसके महिला के शरीर में मेमोरी सेल विकसित हो जाता है, और दूसरा तीसरा बच्चा या तो उसकी गर्भ में ही मृत्यु हो जाएगी, या जन्म के बाद क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। इसलिए कहा जाता है कि शादी से पूर्व RH फैक्टर की जांच करवानी चाहिए। और दिक्कत कब होगा, तो महिला का माइनस और पिता का पुरुष। और दूसरा दिक्कत तभी होगा जब दोनों का ब्लड ग्रुप क्या हो, सेम हो, दोनों का ब्लड ग्रुप क्या हो, सेम हो। समझ में आया। यदि आप किसी लड़का या लड़की से शादी कर रहे हैं तो उनको रिश्ता फिक्स हो गया एकदम, तो उसके बाद आपको पूछना आपका ब्लड ग्रुप क्या है मैडम, या दऊ कह के, लड़की है तो मैडम का ही शुरुआत में, ठीक है। तो ब्लड ग्रुप का है, ऐसे मत पूछ देना, रिश्ता तो आपका ब्लड ग्रुप क्या है मैडम, और लड़की पूछ सका तो ब्लड ग्रुप का है जी, दऊ कह के, वो नहीं नाराज हो लड़का मन, मोला पता है ना, अनुभव। आगे देखो, आगे यदि दोनों का ब्लड ग्रुप अलग अलग है, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। यदि जैसे कि आपका ब्लड ग्रुप A है, उनका B है, तो आगे बात को ही वही क्लोज कर देना, अरे ऐसे ही पूछ रहा था यार, ऐसे बोल के। और दोनों का ब्लड ग्रुप सेम रहेगा, सेम रहे, दोनों का A है, दोनों का BB है, दोनों का O है, या दोनों का A है, तब उनसे एकदम प्यार से समझाना, क्या हम RH फैक्टर की जांच करवा सकते हैं, अनुमति लेना है, समझ में आया। आदेश नहीं देना है चल RH फैक्टर चेक करवाने जाते हैं, उससे पहले रिश्ता कैंसिल हो जाएगा। क्योंकि बहुत से लोग नहीं जानते हैं ना RH फैक्टर है क्या, वो लोग समझेंगे ये आज चेक करवा थे मोला रहेगा के, चल नहीं करो जा, कैंसिल कर दी, ठीक है। आगे देखो, हाँ मोर वीडियो दिखावे, देखो इधर RH फैक्टर की जांच कब किया जाना चाहिए, तो एक तो कब, रक्तदान के समय, दूसरा कब जी, विवाह से पहले, ठीक है। आगे ये जो इसका क्राइम ब्रांच, ये कभी कभी ऐसे समाचार सुने होंगे कि झाड़ियों के पीछे लवारिस बच्चा मिला, ऐसे सुने होंगे ना, तो उसकी चेक करने के लिए वो जो लवारिस बच्चे के माता पिता कौन है, ये चेक करने के लिए क्राइम ब्रांच लोग RH फैक्टर का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं, RH। कैसे पता चलेंगे, अब संदिग्ध, जितने भी व्यक्ति संदिग्ध रहेंगे उनको क्या करेंगे, गिरफ्तार करेंगे, गिरफ्तार नहीं करेंगे, पूछताछ। तो पहले महिलाओं को करेंगे कि पुरुषों को, ठीक है। ऐसा नहीं है कि उस एरिया में जितने भी गर्भवती महिला है सबसे पूछताछ करो, नहीं करेंगे, समझ में आया। पहले चेक करेंगे पुरुषों को। कैसे पुरुषों को, RH फैक्टर का सीधा संबंध पुरुष से होता है। यदि पिता RH पॉजिटिव है तो संतान निश्चित रूप से RH क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। और यदि पिता नेगेटिव है, RH नेगेटिव है, तो संतान पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकते हैं। अब दोनों कैसे होंगे, तो उसके लिए यदि माता पॉजिटिव है तो बच्चे पॉजिटिव, और माता नेगेटिव है तो नेगेटिव। इस बात को सिंपल भाषा में सुनो, यदि पिता RH पॉजिटिव है तो निश्चित रूप से बच्चे क्या होंगे, RH पॉजिटिव। यदि पिता नेगेटिव है, इस कंडीशन में देखा जाएगा माँ का RH फैक्टर क्या है, माँ का पॉजिटिव है तो बच्चे पॉजिटिव, और नेगेटिव है तो नेगेटिव, ठीक है। देखो यह समस्या तभी होगा जब माता पिता, लड़का लड़की, वर वधू का ब्लड ग्रुप क्या हो, सेम हो। अलग अलग हो तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखो ब्लड का साइंस के किसी न किसी शाखा में अध्ययन किया जाता होगा, तो ब्लड के अध्ययन को कहते हैं हेमेटोलॉजी। क्या कहते हैं, हेमेटोलॉजी। अब RBC की संख्या मापने वाले यंत्र को कहते हैं हीमोग्लोबिन।
साइटोमीटर, हीमोसाइट। अब इस प्रकार से इसमें आंकिक प्रश्न पूछेंगे तो उसको कैसे बनाना है सुनो। देखो, एक दंपति ने एक बच्चे को गोद लिया। एक जोड़ा है जिनका बच्चा पैदा नहीं हो रहे थे, तो उन्होंने एक बच्चे को क्या लिया, गोद में लिया। ठीक है, फिर कुछ वर्षों बाद उनके जुड़वा बच्चे हो गए। पहले बच्चा नहीं हो रहा था इसलिए बच्चा गोद ले लिया। उसके बाद उसके क्या हो गए, जुड़वा बच्चे हो गए। क्या हो गए, जुड़वा बच्चे। अब माता पिता में से ये जो पिता का ब्लड ग्रुप क्या है, ए बी है। अब माता का ब्लड ग्रुप क्या है, ओ है। अब उनके 3 बच्चे हो गए, 2 जुड़वा बच्चे और एक को गोद लिए थे। तो तीनों बच्चों का ब्लड ग्रुप, एक का ब्लड ग्रुप ए है, दूसरे का बी है और तीसरे का क्या है, ओ है। तो बताओ इसमें से गोद लिए बच्चे का ब्लड ग्रुप क्या होगा और जो उसके जुड़वा बच्चे हैं उसका ब्लड ग्रुप क्या होगा, ये सब जानना है। तो इसके लिए पुनः फिर से समझा रहा हूँ, ये बोर्ड में तब समझ में आएगा। देखो इधर, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो, एक का ब्लड ग्रुप क्या है, ए दिया है। क्या दिया है जी, ए। ठीक है, और एक का ब्लड ग्रुप क्या दिया है, ओ दिया है। एक का ब्लड ग्रुप क्या दिया है, ए, और एक का क्या, ए भी दिया है क्या, ए बी। एक का ब्लड ग्रुप क्या है, ए, और एक का ब्लड ग्रुप। तो जो सिंगल अक्षर रहेगा, जो सिंगल अक्षर रहेगा उसको डबल बनाना है। सिंगल को क्या बनाना है, डबल। डबल बना दिए। अब इसका तिर्यक गुणा कर, ऐसे गुणा करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, ए ओ। ये क्या हो जाएगा, ए ओ। ये क्या हो जाएगा, बी ओ। ये क्या हो जाएगा, बी ओ। ए ओ होगा। क्या होगा, ए ओ। ठीक है, अब हमने जो सिंगल है उसको डबल बनाने के लिए ओ जोड़े हैं। अब काटेंगे भी तो, क्योंकि ब्लड ग्रुप ए ओ तो होता नहीं है, तो ओ को काटो, ओ को काटो, ओ को। तो देखो, ब्लड ग्रुप ए होने का चांस कितना परसेंट है, 50%। ब्लड ग्रुप बी होने का चांस कितना है, और किसी भी सूरत में उसके जुड़वा बच्चे का ब्लड ग्रुप ना तो ए बी होगा और ना ही ओ होगा। ये होगा क्या, नहीं। तो ये जो 3 बच्चे हैं उसका, एक का ब्लड ग्रुप ए है, एक का बी है और एक का क्या है, तो ये जो ए और बी तो उसके क्या है जी, जुड़वा बच्चे हैं। क्या है, जुड़वा। और ओ क्या है, गोद लिया हुआ बच्चा है। ओ क्या है, गोद लिया हुआ बच्चा। गोद लिया हुआ, ये क्या है, बच्चा। जिस बच्चे को उसने क्या लिया है, गोद लिया है। ये तो उत्तर क्या आ जाएगा। अब देखो, इसमें आपसे पूछेगा कि ब्लड ग्रुप के आधार पर होने वाले बच्चे का ब्लड ग्रुप क्या होगा, संभावित ब्लड ग्रुप और क्या असंभावित। मैं मान लेता हूँ एक का माता पिता में से एक का ब्लड ग्रुप ए है, एक का क्या है, ए है, और एक का मान लेता हूँ मैं ओ है, एक का क्या है, ओ है। तो ये है माता पिता का ब्लड ग्रुप, माता पिता का ब्लड ग्रुप, माता पिता का ब्लड ग्रुप। ठीक है, माता। अब यहाँ पर होने वाले बच्चों का संभावित ब्लड ग्रुप, क्या जी, संभावित ब्लड ग्रुप। और यहाँ पर लिख रहा हूं मैं होने वाले बच्चों का असंभावित। कहने का मतलब, यदि माता पिता का ब्लड ग्रुप दे दिया है तो होने वाले चंगू मंगू का ब्लड ग्रुप क्या हो सकता है और क्या नहीं होगा, यही समझना है। तो देखो, यदि एक का ब्लड ग्रुप क्या है, ए है, और दूसरे का क्या है, ओ है, तो ये दोनों सिंगल है, तो डबल बनाने के लिए क्या लिखूंगा, ओ। डबल बनाने के लिए क्या लिखूंगा, ओ। अब ऐसे गुणा करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, ए ओ। इसका गुणा इसके साथ क्या जी, ए ओ। इसका गुणा इसके साथ ओ ओ, और इसका गुणा उसके साथ ओ ओ। तो देखो, ये तो कट जाएगा, ओ कटेगा, ओ को जोड़े हैं तो देखो, ब्लड ग्रुप ए होने का चांस कितना है, 50%। ब्लड ग्रुप बी होने का, ओ होने का चांस कितना है, 50%।
तो संभावित ब्लड ग्रुप या तो ए होगा या फिर क्या होगा जी, ओ होगा। क्या नहीं होगा, तो किसी भी सूरत में बी नहीं होगा और ए भी नहीं होगा, ऐसा बनाना है। ठीक है, अब किस ब्लड ग्रुप का मैं निकाल के बताऊं, एक आध ठो आप लोग बोलो, चल बता यार। हाँ तो दोनों के बताना, बी एक ठो के कहा रही, ए बी। ठीक, तो ना कहना है, मान लो खिलेश का ब्लड ग्रुप बी है, क्या है, अब इसकी मैडम का ब्लड ग्रुप मान लेते हैं ए बी है, तो होने वाले बच्चे के का ब्लड ग्रुप हो सकते है और का नहीं हो सके। ठीक है, अब ये सिंगल है तो यहाँ पर क्या करेंगे, डबल करने के लिए ओ, अब ये करूंगा तो क्या हो जाएगा, ए बी, क्या बी ए मत लिख देना ना, ब्लड ग्रुप ए होता है, ये क्या हो जाएगा, बी बी, क्या हो जाएगा, बी बी, ए क्या हो जाएगा, ए ओ, ए क्या हो जाएगा, बी ओ, क्या हो जाएगा, बी ओ। तो देखो ये बी काटेंगे, बी बी ब्लड ग्रुप नहीं होता है, ये ओ काटेंगे, तो देखो यहाँ पर देखोगे तो ये जो ब्लड ग्रुप बी होने का चांस, बी होने का चांस कितना है, 50%। ब्लड ग्रुप ए होने का चांस 25%। अब ब्लड ग्रुप ए बी होने का चांस 25%। तो या तो तोर लड़का मन के ब्लड ग्रुप भाई या तो बी हो ही, ज़्यादातर चांस बी के है, बी नहीं हुई तो ए और का हो ही, ए बी, लेकिन कोई भी सूरत में ब्लड ग्रुप ओ नहीं हुआ है। ठीक है, हाँ हो ही नहीं सके, साइंस से मान लिया जाए वाले हो ही नहीं है। एक कंडीशन में हो सका थे, आगे हाँ जी, हाँ ए और ओ का एक और फरमाइश आया है, ए और किसका निकालने का, ओ का। तो इसी को तो बताए थे क्या, ए और ओ को बताया तो था ना जी, ए बी और ओ का। देखो इधर हल्ला ना करे, ए बी और किसका, ओ का, ए बी और किसका, ओ। ये तो डबल है, कुछ नहीं करेंगे, सिंगल है तो क्या करेंगे, अब यहाँ करूँगा तो क्या हो जाएगा, ए ओ, ये क्या हो जाएगा, ए ओ, ये क्या हो जाएगा, बी ओ, ये क्या हो जाएगा, बी ओ, तो ये कट जाएगा। ए होने के चांस 50%, बी होने के चांस 50%, ए और बी होने के चांस 0%, ओ होने के चांस 0%। ठीक है, एकमात्र कंडीशन है जिसमें ब्लड ग्रुप कुछ भी हो सकता है, वो है ब्लड ग्रुप ए और बी होने पर। चलो इसको भी बता देता हूँ, यदि माता पिता में से एक का ब्लड ग्रुप ए है और दूसरा का क्या है, बी है, ठीक है, दोनों सिंगल है तो क्या जोड़ूंगा, ओ। अब ये क्या हो जाएगा, ए बी, इस क्या हो जाएगा, ए ओ, ये क्या हो जाएगा, बी ओ, ये क्या हो जाएगा, ओ ओ, ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया। तो देखो ब्लड ग्रुप ए बी हो सकता है, ए हो सकता है, बी हो सकता है, ओ, सभी का चांस कितना कितना परसेंट है, 25%। समझ में आया, ये एकमात्र स्थिति है जिसमें माता और पिता में से ब्लड ग्रुप दोनों का, एक का ए एक का बी होगा, तो होने वाले बच्चे का ब्लड ग्रुप कुछ भी हो सकता है, बाकी सारे में कुछ भी नहीं होगा, उसमें निश्चित है क्या होगा। ठीक है, आगे बढ़ें, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलो तो उसी को ये जो ऐसे जिस, देखो इधर माता पिता के रुधिर समूह से होने वाले बच्चे का रुधिर समूह, माता पिता का रुधिर समूह, होने वाले बच्चे का संभावित असंभावित, इस प्रकार से आप भी निकाल के देखना, बना के, याद नहीं होगा इसको, अब बनाया जा सकता है, बना के देखना, नहीं समझ में आए तो पूछना। ठीक है, आगे देखो, इधर आगे कुछ फैक्ट क्वेश्चन जो पूछे गए हैं। देखो, पहाड़ों पर जाने से आरबीसी की संख्या में वृद्धि होती है, पहला बात, क्योंकि पहाड़ों में जाने से, पहाड़ में जाओगे ऊपर तो ऊपर ऑक्सीजन की कमी होगा, ऑक्सीजन की कमी होगा, ऑक्सीजन का परिवहन का काम किसका है, आरबीसी का है। तो पहाड़ में जाओगे तो ऑक्सीजन की कमी मतलब आरबीसी की कमी, तो पहाड़ों में जाने से आरबीसी की संख्या में वृद्धि होती है, कितना %? 10।
क्योंकि पहाड़ों में जाओगे तो ऑक्सीजन की कमी हो जाएगा। अब ऑक्सीजन की कमी को पूर्ति करने का काम किसका है? आरबीसी का। तो आरबीसी ज़्यादा काम करेगा तो उसकी संख्या में क्या होगी? वृद्धि। सोते समय आरबीसी की संख्या में क्या हो जाती है? कमी। कितना %? रक्त का पीएच मान और पूछा गया 7.4। मानव शरीर में रक्त का वजन उसके कुल भार का 7%। मानव शरीर में रक्त का आयतन 5 से 6 लीटर। सबसे अधिक रक्त तापमान बकरा। सबसे कम रक्त का शुद्धिकरण किडनी में। WBC का व्यास महेंद्र सिंह धोनी का जर्सी नंबर 7। पूरे शरीर में रक्त को संचरण करने में 23 सेकंड का समय लगता है। मनुष्य 1 मिनट में 16 से 20 बार सांस लेता है। हृदय की धड़कन 1 मिनट में 72 बार। रक्त का रंग प्रारंभ में बैंगनी रंग का होता है, उसमें हीमोग्लोबिन वर्णक के मिलने से उसका रंग क्या हो जाता है? लाल हो जाता है। क्या हो जाता है? लाल। अब ये जो रक्तदाब, रक्तताप, रक्तचाप, अब अंग्रेजी में एक चीज ब्लड प्रेशर बीपी। तो बीपी मापने के यंत्र का नाम है स्फेग्नोमैनोमीटर। कौन सा नाम है इसका? स्फेग्नोमैनोमीटर। सबके सब देखे हैं? किसी को नहीं देखा होगा तो बताना, बता देंगे। ऐसे यहाँ पर लगाते नहीं हैं, वही है स्फेग्नोमैनोमीटर। ठीक है, इसमें जानना है, देखो इधर, इसमें जानना है तो सिस्टोलिक प्रकुंचन, डायसिस्टोलिक संकुंचन। तो देखो ये होता है सिस्टोलिक बटे डायसिस्टोलिक, तो ये होना चाहिए 120 से 120 बटे 80। 120 बटे कितना? 80। ये एकदम स्वस्थ मनुष्य का है। ठीक है, आगे ब्लड प्रेशर एक तो हाई होता है और बीपी एक लो होता है। तो हाई कहाँ से कहाँ तक को बोलेंगे? तो हाई बोला जाता है 120 बटे 80 के जगह में हो जाएगा 120 के जगह में 140 और 80 के जगह में 100। तो ये क्या हो जाएगा? हाई। जिसका हाई बीपी होता है उसको नमक कम खाने की सलाह देते हैं। आगे लो बीपी, तो लो बीपी में देखो ये 120 के जगह में 100 और 80 के जगह में कम हो गया, तो इसको क्या कहेंगे? देखो खाने में अम्लीय पदार्थ की मात्रा ज़्यादा होने पर बीपी बढ़ता है, क्योंकि अम्लीय पदार्थ है, खट्टा है, तो उसको स्वादिष्ट बनाने के लिए ज़्यादा नमक डालोगे और ज़्यादा नमक डालोगे तो बीपी क्या हो जाएगा? बढ़ेगा। और क्षारीय पदार्थ की मात्रा कम होने पर क्या होगा? देखो बीपी को कैल्शियम एवं मेडुला ग्रंथि नियंत्रित करती है, नहीं जानना है, ये चीज़ जानना है। लेकिन सोते समय बीपी पहले बढ़ता है फिर घटता है। ठीक है, देखो हाँ, पहले घटेगा फिर क्या होगा? बढ़ेगा। देखो हमारे शरीर में रक्त तापमान वायुमंडलीय रक्त दाब से क्या होता है? कम होता है। देखो उम्र बढ़ने के साथ साथ मानव का ब्लड प्रेशर क्या होते जाता है? बढ़ते जाता है। ठीक है, अभी आपका बीपी कम होगा, 40-50 के पार करोगे और बढ़ेगा, 70-80 जाओगे और बढ़ेगा। ठीक है, तो जैसे जैसे उम्र बढ़ेगा ब्लड प्रेशर क्या होते जाएगा? बढ़ते जाएगा। ठीक है, यहाँ पर एक तो ब्रेक दे क्या 10 मिनट का। ठीक है, फिर उसके बाद फिर लंबा पढ़ेंगे, तो जाइए 10 मिनट का ब्रेक है। ठीक है, चलो इधर वायरस के बारे में देखो। वायरस के बारे में क्या जानना है? देखो जल्दी आओ, जल्दी आओ। देखो इधर वायरस विषाणु के बारे में क्या क्या जानना है? वायरस विषाणु के बारे में तो देखो विषाणु का खोजकर्ता पूछा जाए, किसने विषाणु का खोज किया? तो विषाणु के खोज करता है इवानोवस्की। किसने खोज किया है? इवानोवस्की ने विषाणु का खोज किया है 1892 में। तो इवानोवस्की ने विषाणु का खोज किया है, इसलिए इवानोवस्की को विषाणु विज्ञान का पितामह या जनक कहा जाता है। फादर ऑफ वायरोलॉजी किसे कहा जाता है? तो इवानोवस्की को। अब इवानोवस्की ने विषाणु का खोज किया
तो पौधों में किया कि जंतुओं में किया, ये जानना है। तो इवानोवस्की ने विषाणु की खोज पौधों में किया। किसमें किया? पौधों में। अब पौधों में से किसमें किया? लीम में किया कि बोइर में किया कि कौहा में किया? तो उसने किस पौधे में किया? तंबाकू। अब तंबाकू पौधे के किस भाग में किया? पत्ती में। अब किस रूप में किया? मोजेक रूप में। किस रूप में किया? तो देखो सुना पूरा। 1892 में इवानोवस्की ने सर्वप्रथम विषाणु की खोज तंबाकू पौधों के पत्ती में मोजेक रूप में किया। इसलिए इवानोवस्की को विषाणु विज्ञान का क्या कहा जाता है? पितामह। अब किसी न किसी शाखा में वायरस के बारे में अध्ययन होता होगा। तो वायरस के बारे में अध्ययन होता है वायरोलॉजी। लॉजी शब्द जुड़ा मतलब उसका मतलब क्या होता है? टू स्टडी, अध्ययन। तो वायरोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? ये जो विषाणु को क्या कहा जाता है? तो विषाणु को सजीव एवं निर्जीव की बीच की अवस्था कहते हैं। क्या कहते हैं? सजीव एवं निर्जीव की बीच की अवस्था, या फिर जीवित एवं मृत की बीच की अवस्था। जैसे कि मान लेते हैं कोरोना वायरस इस स्मार्ट बोर्ड में रहेगा, ठीक है, डिजिटल बोर्ड में रहेगा, तो आपको कोई नुकसान नहीं करेगा जब तक आप उसके संपर्क में नहीं आओगे। आपको नुकसान कर रहा था क्या कोरोना वायरस? नहीं। तो वो किसी निर्जीव वस्तु पर है तो वो होता है, वो निर्जीव अवस्था में रहता है। किस अवस्था में रहेगा? निर्जीव। जैसे ही उसको कोई होस्ट मिलेगा वो क्या हो जाता है? सजीव हो जाता है। तो इसलिए वायरस को बोला जाता है सजीव एवं निर्जीव की बीच की अवस्था, जीवित एवं मृत की बीच की अवस्था बोला जाता है। चलिए आगे देखते हैं। ये जो वायरस से होने वाले रोग जानना है। क्या जानना है? वायरस से होने वाले रोग। तो वायरस से होने वाले रोग में मैं एक ट्रिक बता रहा हूँ, उसको याद करना, फिर पूरा बन जाएगा। वायरस से होने वाले रोग में देखो, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ रेखा, ठीक है। रेखा हमें हिट करके पीछे छोड़ गई। तो पीछे को लिख लेना पो ए चे छोड़ गई। ये वायरस से होने वाले रोग है। रे से जानना है रेबीज। रे से क्या जानोगे? रेबीज। ख से जानोगे खसरा। ह से जानोगे हर्पिस। में से मेनिंजाइटिस। ही से हिपेटाइटिस। ट से ट्रेकोमा। करके से कोरोना। पो से पोलियो। ए से एड्स। चे से चेचा। छो से छोटी माता। ड से डेंगू। ग से गलसुआ। और ई से इन्फ्लुएंजा या फ्लू, ठीक है। तो ये जानना है, ठीक। आगे तो इसी को ऐसे चार्ट 2-3 बार लिख के देखना। रेखा हमें हिट करके पीछे छोड़ गई। देखो ध्यान से सुनो ना। रे से रेबीज, हाइड्रोफोबिया, जल भित्ति, उसी का नाम है। ख से खसरा। ह से हर्पिस। में से मेनिंजाइटिस। ही से हिपेटाइटिस। ट से ट्रेकोमा। करके से कोरोना। पो से पोलियो। ए से एड्स। चे से चेचा। छो से छोटी माता। ड से डेंगू। ग से गलसुआ या ममसा। और ई से इन्फ्लुएंजा। इसे क्या? इन्फ्लुएंजा। तो इसी को इस प्रकार से आपको जानना है। देखो इसी को चार्ट में देखो, इधर देखो, इधर इससे विषाणु से होने वाले रोग। तो इधर रेखा हमें हिट करके पीछे छोड़ गई। तो रे से क्या जानना है? रेबीज, हाइड्रोफोबिया, जल भित्ति। तो इस रेबीज, हाइड्रोफोबिया, जल भित्ति में मानव का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम प्रभावित होता है। रे खा से जानना है खसरा, मिसल्स बोलते हैं उसको अंग्रेजी में। क्या? इससे
मनुष्य का तंत्रिका तंत्र। हर्पीस, क्या जानना है? हर्पीस, हर्पीस में मानव शरीर का त्वचा। मेनिंजाइटिस, ब्रेन के ऊपर एक झिल्ली पाई जाती है। मेनिंजाइटिस में क्या प्रभावित होता है? मस्तिष्क का। हेपेटाइटिस, हेपेटाइटिस में यकृत, लीवर। ट्रेकोमा यारो है मानव शरीर का आंख। कोरोना में फेफड़ा, सांस लेने में दिक्कत, किडनी, आंत सब प्रभावित हो रहा था। पोलियो में तंत्रिका तंत्र। एड्स में संपूर्ण शरीर विशेषकर प्रतिरक्षा तंत्र, रोगों से लड़ने की क्षमता क्या हो जाती है? चेचक में संपूर्ण शरीर विशेषकर चेहरा। ठीक है। छोटे से छोटी माता, ड से डेंगू, वो प्लेटलेट की संख्या में कमी आ जाता है। ग से गलसुआ या मम्स, लार ग्रंथि। इन्फ्लुएंजा में क्या? श्वसन तंत्र। इतना इसको लिख लिख के पढ़ोगे तो याद हो जाएगा। देखो विषाणु क्या होते हैं? तो विषाणु न्यूक्लिक अम्ल एवं प्रोटीन होते हैं। अब रेबीज के टीके की खोज, रेबीज वो वायरस से काटने से होता है। रेबीज के टीके की खोज किया है लुई पास्चर ने। किसने किया है? लुई पास्चर ने। हेपेटाइटिस दिवस 28 जुलाई को मनाया जाता है। इसके ब्रांड एम्बेसडर हैं अमिताभ बच्चन। मानव शरीर के लाल ग्रंथियों में टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है। क्या पाया जाता है? टाइलिन नामक एंजाइम। और चेचक के टीके की खोज एडवर्ड जेनर ने किया है। चेचक के टीके की खोज किसने किया है? एडवर्ड जेनर ने किया है। ये क्या है? एडवर्ड जेनर लिखना है। क्या लिखना है? एडवर्ड जेनर ने किया है। चेचक के टीके की खोज किसने किया है? एडवर्ड जेनर। इसको जेनर लिखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जीवाणु के वायरस के बाद क्या है? बैक्टीरिया। जीवाणु, तो जीवाणु का खोज करता है एंटोनियो लुवेनहाफ। आप एक नाम एक शॉर्टकट में याद रख सकते हो, लुवेनहाफ। जीवाणु की खोज किसने किया? लुवेनहाफ ने 1683 में। ये जो लुवेनहाफ है ये हालैंड के निवासी है। नीदरलैंड जी, ये दोनों एक ही नाम है ना। हालैंड और नीदरलैंड में उतना संबंध है जितना शक्तिमान और गंगाधर में, भारत और इंडिया में। समझ में आया? ये दोनों एक ही देश का नाम है ना। देखो ई कोलाई नामक जीवाणु मानव शरीर के आंत में पाया जाता है। और किस आंत में पाया जाता है? बड़ी आंत में। किस आंत में पाया जाता है? बड़ी आंत में। ठीक है। जीवाणुओं में माइटोकॉन्ड्रिया का क्या होता है? अभाव होता है। और माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस। छत्तीसगढ़ का पावर हाउस कोरबा। अब पावर हाउस स्टेशन है भिलाई में है। समझ में आया? आगे लुई पास्चर, पदार्थों के सड़न एवं गलन में किसका योगदान होता है? जीवाणु। लुई पास्चर ने, अच्छा यहाँ एक मिनट ना, ये 3 व्यक्तियों के नाम जानना है। एक तो जीवाणु के खोजकर्ता लुवेनहाफ, जीवाणु के खोजकर्ता लुवेनहाफ। अब देखो एहरेनबर्ग ने जीवाणु शब्द दिया है। क्या दिया है? जीवाणु। जैसे कि जीव विज्ञान के पितामह बोला जाता है अरस्तु को, लेकिन बायोलॉजी जीव विज्ञान शब्द किसने दिया? तो लैमार्क एवं ट्रेविनेरस ने। उसी प्रकार जीवाणु के खोजकर्ता बोला जाता है लुवेनहाफ को। किसको जी? लुवेनहाफ। लेकिन जीवाणु शब्द किसने दिया? एहरेनबर्ग ने। किसने दिया? लुई पास्चर ने बताया कि कोई भी पदार्थ सड़ता गलता है तो उसमें किसका योगदान होता है? जीवाणु। जैसे कि आप अभी सस्ता है पताल 10 रुपये किलो है, 10 किलो ले गए तो वो सड़ेगा जी। तो किसके कारण सड़ेगा? जीवाणु के कारण। किसके कारण सड़ेगा? आगे तो ये लुवेनहाफ, एहरेनबर्ग और लुई पास्चर। ठीक है। अब ये जो जीवाणु है एक कोश की जीव है, सिंगल यूनिट है, सरलतम जीव है। सरलतम जीव कहने का मतलब जो सभी जगह आसानी से उपलब्ध। आपके शरीर में बहुत सारे जीवाणु होंगे, कुछ लोगों के बाल में जीवाणु होंगे, वो जुहा। आगे आकार इसका सूक्ष्म होता है, आकृति इसकी गोलाकार चक्रानुमा क्षण। अब बैक्टीरिया के बारे में 2 प्रकार से, एक तो खराब बैक्टीरिया और एक अच्छा बैक्टीरिया। सबसे ज़्यादा पूछे गए हैं अच्छा बैक्टीरिया के बारे में। गुड बैक्टीरिया में 3 जानना है। राइजोबियम जीवाणु, कौन सा जीवाणु? राइजोबियम। राइजोबियम जीवाणु का काम है भूमि की उर्वरता शक्ति को क्या करती है? बढ़ाती है।
राइजोबियम जीवाणु भूमि की उर्वरता शक्ति को क्या करती है? बढ़ाती है। अब फसलों की जड़ों को नाइट्रोजन की आपूर्ति करती है। फसलों की जड़ों को क्या करती है? दूसरा, लैक्टोबैसिलस जीवाणु। लैक्टोबैसिलस जीवाणु का काम है दूध को दही में बदलना। लैक्टोबैसिलस जीवाणु का काम है दूध को दही में बदलना। और एसिटोबिक्टर एसिटी जीवाणु का काम है सिरका बनाने में। किसमें? सिरका। अब खराब बैक्टीरिया के बारे में, किसके बारे में? खराब बैक्टीरिया के बारे में। तो खराब बैक्टीरिया के बारे में चलो एक चीज़ यहाँ मैं बता रहा हूँ, फिर से लिख के देखते हैं तब समझ में आएगा। जैसे कि यहाँ पर हमने देखे कि ये किससे होने वाले रोग हैं जी? विषाणु से, वायरस से होने वाले रोग। रेखा हमें हिट करके पीछे छोड़। अब बैक्टीरिया से होने वाले रोग, बैक्टीरिया से होने वाले रोग, तो इसके लिए भी एक ट्रिक याद रख लेना, ठीक है। देखो बैक्टीरिया से होने वाले, तो देखिए एक स्कूल है या एक कॉलेज है, उसके बाहर एक बीए पास वाला लड़का स्कूल की तरफ, कॉलेज की तरफ बार बार देख रहा है, ठीक है। और एक इंजीनियर लड़का आता है लाल पल्सर में। अब वो गेट के पास आता है जहाँ पास वो लड़का खड़ा रहता है और उसको चमकाता है, अबे बेटा गो निकल। उसको चमकाता है, बेटा गो निकल। वो सबसे पहले क्या बोलता है? बेटा। क्या बोलता है? बेटा। बेटा गो। वो बोलता है बेटा गो निकल। वो बोलता है कुछ खास है, कुछ खास है, कुछ खास है। क्यों पड़ी है? क्यों पड़ी है? टीनी के पीछे। किसके पीछे? टीनी के पीछे। मान लेता हूँ यहाँ पर कहानी ये है कि कोई टीनी नाम की लड़की है जिसके पीछे दो लड़के पड़े हैं। एक बीए पास है और क्या है? इंजीनियर। बीए पास साइकिल वाला है बेचारा, ठीक है। और वो इंजीनियर लाल पल्सर में आके उसको चमका रहा है, बेटा गो। उसको चमका रहा है कि टीनी बहुत खास है, तो लायक नो है, तो साइकिल में नहीं चढ़े, वो लाल पल्सर में यही गा दे। तो उसको चमका रहा है, बेटा कुछ खास है, क्यों पड़ी है? टीनी के पीछे। ऐसा उसको चमका रहा है, ठीक है। यदि किसी का नाम टीनी होगा तो मैं क्षमा चाहूँगा, ठीक है। बे से जानना है बैक्टीरिया। बे से क्या जानना है? बैक्टीरिया। तो ये बैक्टीरिया से होने वाले रोग है। टा से जानना है, टा से टाइफाइड। टा से क्या जानना है जी? टाइफाइड। गो से गोनोरिया। गो से क्या जानना है? गोनोरिया। गो से गोनोरिया। कू से जानना है कुष्ठ रोग। इसी को क्या बोलते हैं? कोढ़ रोग। छ से जानना है क्षय रोग। क्या रोग? इसी को बोलते हैं टीबी रोग। कौन सा रोग? खा से जानना है खांसी। खा से क्या जानोगे? खांसी। स से जानोगे सिफिलिस। स से क्या जी? सिफिलिस। सिकलिन नहीं, सिफिलिस। वो सिकलिन तो अनुवांशिक बीमारी है, खून के कमी रहते हो। ह से जानना है हैजा। ह से क्या जानोगे? क्यों साइलेंट है? प से जानोगे फ्लेग। क्या जानोगे? फ्लेग। डी से डिप्थीरिया। डी से क्या जानोगे? डिप्थीरिया। डिप्थीरिया, ठीक है। टी से जानोगे टिटनेस। क्या जानोगे? टिटनेस। और नी से जानोगे निमोनिया। निमोनिया। तो इतना रोग होता है, ये किससे होते हैं? वायरस। तो बेटा कुछ खास है, क्यों पड़ी है? टीनी के पीछे। इसी को ऐसे चार्ट में बनवा दिया हूँ, ठीक है। देखो इधर लिखे हैं, इधर बेटा गो कुछ खास है, क्यों पड़ी है? टीनी के पीछे। बे से बैक्टीरिया। टा से टाइफाइड, मियादी बुखार, इसी को बोला जाता है मोतीजीरा। गो से गोनोरिया, जनन तंत्र प्रभावित होता है, ठीक है। ये जो देखो टाइफाइड में क्या प्रभावित होता है? आंत। गोनोरिया में जनन तंत्र। कु से कुष्ठ, कोढ़ में त्वचा एवं तंत्रिका तंत्र। क्षय रोग में फेफड़ा। क्षय रोग का नाम है टीबी, तपेदिक। क्या प्रभावित होता है? ख से खांसी। और कैसी खांसी? काली खांसी, कुकुर खांसी बोलते हैं उसी को ना।
श्वास नलियों क्या प्रभावित होता है? कंठ प्रभावित होता है। स से सिफिलिस में जनन तंत्र, ह से हैजा कालरा आहार नाल, हाँ उल्टी दस्ता वाला है, ठीक है। फ्लेग में क्या प्रभावित होता है? फेफड़ा। डिप्थीरिया अन्य नाम रोहिणी क्या प्रभावित होता है? श्वसन तंत्र। टिटनेस में त्वचा एवं तंत्रिका तंत्र। निमोनिया में फेफड़ा, ठीक है। समय के अभाव में नहीं तो इसको और याद करवाने का एक से एक तरीका है, लेकिन आज हमें ज़्यादा पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद देखो और कुछ यहाँ से प्रश्न। मानव शरीर में डीपीटी के 3 टीके लगाए जाते। डी फॉर डिप्थीरिया, पी फॉर परटूटिस, परटूटिस मतलब जी काली खांसी, और टी फॉर, तो इसको ऑप्शन में देता है डीपीटी में किन किन रोगों के रोकथाम के लिए टीके लगाए जाते हैं। तो डी मतलब तो डिप्थीरिया, और पी मतलब डिप्थीरिया, काली खांसी और टिटनेस, ये ऑप्शन रहेगा। तो पी मतलब परटूटिस और परटूटिस मतलब क्या? काली खांसी, ठीक है। मानव शरीर में फ्लेग रोग चूहा के जीवाणु पिस्सों के काटने से होता है। टिटनेस रोग में धूल गोबर आदि के माध्यम से शरीर में प्रवेश कर जाता है। हैजा यहाँ पर जानना है, हैजा प्रदूषित जल पीने से होता है, मतलब कि गंदा पानी पीने से कौन सा रोग होगा? हैजा रोग होगा। हैजा के टीके की खोज किसने किया है? रॉबर्ट कोच ने। किसने किया है? ये जो टीबी रोग, क्षय रोग, तपेदिक रोग, ये कैसा फैलता है? वायु जनित रोग है। कैसा फैलेगा? वायु जनित। टीबी की खोज किसने किया है? रॉबर्ट कोच ने। किसने किया है? रॉबर्ट। डॉट्स, एक शब्द गांव में लिखा जाता है, डॉट्स अपनाओ टीबी भगाओ। टीबी के रोकथाम के लिए ये जो दवाई दिया जाता है डॉट्स, ठीक ना, डॉट्स अपनाओ टीबी भगाओ। ये जो टीबी के टीके के नाम है BCG, पूरा नाम है बेसिलस कालमेटर ग्यूरिन, और ये टीका का नाम है। अब टीके की खोज किसने किया? तो जिसने खोज किया होगा टीका में अपना नाम लगाएगा ही लगाएगा। तो टीके की खोज किसने किया है? कालमेट ने। ये कालमेटर जुड़ा है उससे, ठीक है। आगे कुष्ठ की रोग खोज किसने किया है? हेंसन ने। किसने किया है? हेंसन ने। अब देखो प्रोटोजोआ से होने वाले रोग, कौन से रोग? प्रोटोजोआ से। तो प्रोटोजोआ से होने वाले रोग में एक ट्रिक याद रखना है, पापा काम पे सोते हैं। पा से पायरिया, ठीक है। का से काला ज्वार, म से मलेरिया, पे से पेचिस, और सोते हैं से सोने की बीमारी। तो पायरिया, काला ज्वार, मलेरिया, पेचिस, सोने की बीमारी, ये किससे होता है? प्रोटोजोआ से। अब यहाँ से पायरिया रोग के बारे में, 2 रोग, पायरिया रोग और मलेरिया रोग इम्पॉर्टेंट है। तो पायरिया रोग में मानव शरीर के दांत एवं मसूड़े प्रभावित होते हैं। क्या प्रभावित होते हैं? दांत एवं मसूड़े। ये पायरिया रोग विटामिन C की कमी से एवं प्रोटोजोआ के कारण होता है। यदि आपके शरीर में विटामिन C की कमी हो जाए तो कौन सा रोग होगा? पायरिया रोग। ये पायरिया रोग में क्या होता है? मानव शरीर के दांत एवं मसूड़े प्रभावित होते हैं। सामान्यतः मसूड़ों से हल्का फुल्का खून निकल जाता है। क्या निकल जाता है? खून। आपने देखे हो कि विज्ञापन में सेव खाते हुए किसी व्यक्ति को थोड़ा बहुत खून निकल गया, प्रियंका चोपड़ा पर्दा फाड़ के आ जाती है, कभी करीना कपूर पर्दा फाड़ के आ जाती है। क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है? ऐसे करते हुए वही है। आगे देखो मलेरिया के बारे में। मलेरिया प्रोटोजोआ एवं मादा एनीफिलीज मच्छर के काटने से होता है। किसके? मादा एनीफिलीज। मलेरिया के परजीवी का नाम क्या है? प्लाज्मोडियम। अब मलेरिया के परजीवी या प्लाज्मोडियम के खोजकर्ता कौन है? रोनाल्ड रॉस। कौन है? रोनाल्ड रॉस। मलेरिया की दवाई जो हर गांव में निःशुल्क प्राप्त होती है मितानिनों के पास, उसका नाम है क्लोरोक्विनोन। क्या है? तो मलेरिया की दवाई कुनेन एवं क्लोरोक्विनोन, जिसमें से ये कुनेन दवाई है सिनकोना वृक्ष के छाल से प्राप्त होता है, और क्लोरोक्विनोन गांव में मितानिन के पास निःशुल्क प्राप्त होता है। आगे बढ़ते हैं। कवक, फंगस के अध्ययन को, कवक के अध्ययन को माइकोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? माइकोलॉजी। अब यहाँ पर है एक ट्रिक याद रखना है, गंजा दमान खाए फ्रूट। गंजा दमान खाए
फ्रूट। तो गंजा से गंजापन, ठीक है, ये गंजापन होता है कवक, फंगस की कमी से। आपके बाल में ज़्यादा फंगस रहेंगे तो आप क्या हो जाओगे, गंजापन, या फिर आप इस शहर में ज़्यादा समय तक रहोगे तो गंजा हो जाओगे। दो कारण है। दा से दांत, और एक और द है, दा से दमा, खा से खाद। और ए फ्रूट से जानना है एथलीट फ्रूट। ये सब किससे होते हैं, ठीक। आगे देखो, अनुवांशिक रोग, अनुवांशिक रोग, जेनेटिक डिजीज। अनुवांशिक रोग क्या है, वह रोग जो पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित हो, वह रोग जो पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित हो, उसे क्या कहते हैं, अनुवांशिक रोग। क्या कहते हैं, अनुवांशिक। अब देखो, यदि मैंने किसी को मोबाइल, कहीं घूमने गए हैं, आप सब घूमने गए हैं, अब किसी को हमने फ़ोटो खींचने के लिए दे दिया, अब एक ही फ़ोटो को 50 बार खींचेगा, एक ही सीन का 50 बार फ़ोटो खींचेगा, तो उस फोटो खींचने वाले को क्या कहेंगे, अरे तो फ़ोटो खींचना नहीं आया यार, एक सीन ला 50 बार कहाँ खींचे हस, ऐसे बोलेंगे ना, उसको डांटेंगे। और क्या डांटेंगे, वही क्लिप वही डांट, वही बीमारी बार बार हो रहा है। तो यहाँ जानोगे, वही क्लिप वही डांट। चलो यहाँ पर लिख रहा हूँ ना, क्या है, वही क्लिप वही क्लिप वही डांट, वही क्लिप। व से जानना है वर्णांधता, व से वर्णांधता, कलर ब्लाइंडनेस, ठीक है। ही से हीमोफीलिया, क्ली से क्लिनीफेक्टर, प से पटाऊ सिंड्रोम, वही साइलेंट है, डांट डाउन सिंड्रोम और टर्नर सिंड्रोम। वर्णांधता, हीमोफीलिया, क्लिनीफेक्टर, पटाऊ सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम और क्या, अब देखो उसी को यहाँ लिख दिए हैं, ये देखो, देखो वही क्लिप वही डांट, व से वर्णांधता, ही से हीमोफीलिया, क्ली से क्लिनीफेक्टर, प से पटाऊ सिंड्रोम, डा से डाउन सिंड्रोम और ट से। अब इन सब के बारे में डिटेल में जानना है तो देखिए, देखिए वर्णांधता, वर्णांधता रोग सामान्यतः पुरुषों में होता है। जिसको यह वर्णांधता कलर ब्लाइंडनेस हो गया, वो दो रंगों की पहचान नहीं कर पाता है, लाल और हरा रंग की, लाल और हरे रंग की पहचान नहीं कर पाता। मेडिकल चेक में यही होता है, कलर ब्लाइंडनेस, ठीक है। हाँ क्या क्या बोले जी, नहीं, लाल और हरा रंग की पहचान नहीं कर पाता, लाल और हरा रंग की पहचान नहीं कर पाए। देखो हीमोफीलिया रोग के बारे में पढ़ चुके। हीमोफीलिया रोग सामान्यतः पुरुषों में होता है, लेकिन इस रोग की शुरुआत ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया से हुआ है, इसलिए इस रोग का अन्य नाम है शाही रोग है। सामान्य किसी व्यक्ति को चोट लगने पर 2 से 5 मिनट में रक्त का थक्का जम जाता है, लेकिन हीमोफीलिया से ग्रसित व्यक्ति को चोट लगा तो 30 मिनट से लेकर 24 घंटे तक ब्लड निकलता है, और अधिक ब्लड निकलने के कारण उस व्यक्ति की क्या हो जाती है, मृत्यु। आगे ये अनुवांशिक रोग है ना हीमोफीलिया। उसके बाद क्लिनीफेक्टर, क्या जानना है, क्लिनीफेक्टर रोग भी सामान्यतः पुरुषों में होता है। किस में होता है, पुरुषों में। क्लिनीफेक्टर रोग में गुणसूत्रों की संख्या में वृद्धि हो जाती है। क्या हो जाती है, वृद्धि। गुणसूत्र जो मानव में सामान्यतः 46 होते हैं, जोड़ी में 23 होते हैं। तो जिस व्यक्ति को क्लिनीफेक्टर रोग हुआ है उसके गुणसूत्र बढ़ जाते हैं, 46 के बजाय क्या हो जाते हैं, 47, और वह व्यक्ति सामान्यतः नपुंसक हो जाता है। आगे पटाऊ सिंड्रोम, पटाऊ सिंड्रोम से ग्रसित व्यक्ति का ये जो ऊपर का होंठ होता है वो कटा फटा रहता है। अब होंठ कटा फटा रहेगा तो तालू, जीभ में भी क्या रहते हैं, दरार रहते हैं, और वह व्यक्ति सामान्यतः कमजोर दिमाग वाला होता है, मंद बुद्धि वाला होता है, मानसिक रूप से क्या होते हैं, कमजोर होते हैं, ठीक है। आगे डाउन सिंड्रोम, क्या हो गया, हाँ क्या हो गया, देखो डाउन सिंड्रोम, देखो इधर डाउन सिंड्रोम अन्य नाम है मंगोलिज्म। अन्य नाम क्या है, मंगोलिज्म। डाउन सिंड्रोम का अन्य नाम क्या है, मंगोलिज्म में क्या होता है, ये जो आँख है छोटा बड़ा हो जाता है, टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है, ठीक है। तो इसमें आँख टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है। अब व्यक्ति सामान्यतः क्या होता है, मंद। यह भी रोग सामान्यतः किस में होता है, पुरुषों में होता है। ज़्यादातर
लड़कों का ही आँख टेढ़ा मेढ़ा रहता है, ठीक है। आगे टर्नर सिंड्रोम, क्या जानना है? टर्नर सिंड्रोम। सामान्यतः टर्नर सिंड्रोम महिलाओं में होता है। किसमें होता है? महिलाओं में। इसमें गुणसूत्रों की संख्या कमी आ जाती है। एक रोग में गुणसूत्रों की संख्या में वृद्धि, क्लिनिक फैक्टर, और एक रोग जिसमें गुणसूत्रों की संख्या में कमी, उसका नाम है टर्नर सिंड्रोम। गुणसूत्रों की संख्या में कमी आ जाती है, 46 होते हैं, 46 के बजाय कितना हो जाते हैं? 45, और वह महिला बांझपन का शिकार। ये जो कान पे लंबे लंबे बाल रहते हैं ना, ये भी क्या है? अनुवांशिक रोग है। चलो उसके बाद चालू करते हैं का विटामिन खाथस गोरी। चालू करें? ठीक, चलो का विटामिन चालू करते हैं, ठीक है। सुनो, विटामिन और पढ़ें कि यहीं तक बंद करें? पढ़ें विटामिन? नहीं, विटामिन में थोड़ा थोड़ा पढ़ते हैं। देखो इधर, सुनो इधर, विटामिन के बारे में क्या क्या जानना है। विटामिन के खोजकर्ता पूछे या विटामिन शब्द किसने दिया है, तो विटामिन के खोजकर्ता है फंग। कौन है? विटामिन की खोज कब किया गया? 1900। विटामिन शब्द किसने दिया? फंग। अब विटामिन में कौन कौन से होते हैं, तो ए, बी, सी, डी, ई, के, इतना विटामिन जानना है। तो देखो, विटामिन ए और बी के खोजकर्ता मैकुलम है। ए और बी के खोजकर्ता कौन है? सी के खोजकर्ता होलकट, सी के होलकट, और डी के खोजकर्ता हॉकिंस। डी के खोजकर्ता कौन है? ई के खोजकर्ता, ई से ही चालू होंगे, इवान एवं बायोसिप। ई के खोजकर्ता इवान एवं बायोसिप, और के खोजकर्ता डैम एवं डोजी। यहाँ पर कंठस्थ क्यों याद रखना है, तो इसलिए याद रखना है क्योंकि यहाँ पर सही जोड़ी मिलाव वाला क्वेश्चन पूछेगा। क्या क्वेश्चन पूछेगा? सही जोड़ी वाला, तो इसलिए इसको कंठस्थ याद रखना है। ए के खोजकर्ता, ए और बी के खोजकर्ता मैकुलम, सी के होलकट, डी के हॉकिंस, ई के इवान एवं बायोसिप, डी के डैम एवं डोजी। लेकिन इन सब विटामिनों में से सबसे पहले कौन सा विटामिन खोजा गया, तो विटामिन डी को खोजा गया। किसने खोजा गया है? हॉकिंस ने। कब खोजा है? 1912। विटामिन थ्योरी, विटामिन सिद्धांत किसने दिया? हॉकिंस ने दिया, ठीक है। आगे बात इधर देखो, आगे देखो इधर, विटामिन मानव शरीर के ब्लड एवं लीवर में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? ब्लड एवं। विटामिन कहाँ संग्रहित रहता है? ब्लड में तो पाया जाता है, लेकिन संग्रहित कहाँ रहता है, तो कहाँ रहेगा? यकृत में। विटामिन से मानव शरीर को ऊर्जा एवं कैलोरी नहीं मिलती है। विटामिन मानव शरीर के लिए अल्प मात्रा में जरूरी है। विटामिन हमें जरूरी है, लेकिन कितने मात्रा में? अल्प मात्रा में, ठीक है। क्योंकि विटामिन मानव शरीर के जैविक क्रियाओं को क्या करते हैं। उसके बाद ये जितने भी विटामिन हैं उनका रासायनिक नाम जानना है। क्या नाम जानना है? और ये रासायनिक नाम वाले में भी सही जोड़ी मिलाओ पूछा जाता है। क्या पूछेगा? सही जोड़ी मिलाओ। तो यहाँ पर भी हमें विटामिन ए, बी, सी, डी, ई और के का इसका रासायनिक नाम जानना है। तो इनका रासायनिक नाम जानने के लिए एक ट्रिक बार बार लिख के देखोगे। क्या देखोगे? रत एक टॉफी, रत एक क्या जी? टॉफी। र से रेटिनाल, र से क्या जानोगे? रेटिनाल, रेटिनाल, र से रेटिनाल। थ से थायमीन, थ से क्या जानोगे? थायमीन। ए से एस्कार्बिक एसिड, ए से क्या जानोगे? एस्कार्बिक एसिड, एस्कार्बिक। क से क्या जानोगे?
कैल्सीफेराल, कैल्सीफेराल, कैल्सीफेराल। तो से क्या जानोगे? टोकोफेराल। क्या जानोगे? टोकोफेराल, टोकोफेराल। और फिर से क्या जानोगे? फिलोक्विनोन। क्या जानोगे? फिलो। तो इसको बार बार लिख के देखोगे। रत एक टॉफी, रत एक टॉफी। र से रेटिनाल, थ से थायमिन, ए से स्कार्बिक एसिड, क से कैल्सीफेराल, ट से टोकोफेराल और फिर से फिलोक्विनोन। आगे बढ़ते हैं। ये जो विटामिन होते हैं दो प्रकार के होते हैं। कितने होते हैं? दो। एक तो होता है वसा में घुलनशील विटामिन, फैट सोल्यूबल विटामिन। एक होता है वसा में घुलनशील विटामिन। क्या होते हैं? वसा में घुलनशील। और एक होता है जल में घुलनशील विटामिन। किसमें घुलनशील? जल में। तो जो विटामिन वसा में घुलेगा, जो विटामिन वसा में घुलेगा वो जल में क्या हो जाएगा? अघुलनशील। और जो जल में घुलेगा वो वसा में क्या हो जाएगा? अघुलनशील। तो कौन कौन से विटामिन हैं जो वसा में घुलते हैं और कौन कौन से विटामिन हैं जो जल में घुलते हैं? तो जल में घुलनशील विटामिन होते हैं बी एवं सी और वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं ए, डी, ई, के। तो वसा में घुलनशील विटामिन क्या हो जाएगा? ए, डी, ई, के। और जल में घुलनशील विटामिन बी एवं सी। यहाँ पर याद रख लेना निम्न में कौन सा विटामिन वसा में घुलता है, कौन सा नहीं घुलता है, कौन सा जल में घुलता है। इस प्रकार से प्रश्न दे तो याद रख लेना है वसा में घुलनशील विटामिन में 4 ए, डी, ई, के। जल में घुलनशील विटामिन में 2 बी एवं सी। बी एवं क्या? ये जो विटामिन जल में घुल जाता है उस विटामिन की मानव शरीर को ज़्यादा ज़रूरत होती है क्योंकि जल में घुलनशील विटामिन यूरिन के माध्यम से मानव शरीर से बाहर निकल जाते हैं। ठीक है। और संख्या में कौन सा विटामिन ज़्यादा होते हैं? तो कौन सा विटामिन? वसा में घुलनशील कि जल में घुलनशील? जल में घुलनशील ज़्यादा। यहाँ पर आपको ये 4 दिख रहे होंगे, ये 2 ऐसा नहीं है। ये जो बी है ये ग्रुप में पाया जाता है, समूह में पाया जाता है। B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7, B9, B12 तो ज़्यादा हो गए ना। तो देखो ये जो विटामिन वसा जल, ये जो जल में घुलनशील विटामिन की ज़्यादा ज़रूरत भी होती है क्योंकि यूरिन के माध्यम से शरीर से बाहर निकल जाते हैं और संख्या में भी ज़्यादा वही होते हैं क्योंकि विटामिन बी है वो किस में पाया जाता है? ग्रुप में पाया जाता है, समूह में पाया जाता है। ठीक है। चलो आज के लिए इतना तक रखें। ठीक है। फिर कभी लंबा क्लास लेंगे, उसमें फिर कभी और जितना हो सके उतना पढ़ाएंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। भूल गए?